Hello everyone, welcome to Cartography IAS, a revolution in Indian education. I am your mentor अनुज कुमार और गाइज आज का हमारा लेक्चर होने वाला इकोलॉजी के ऊपर, इंट्रोडक्शन टू इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। तो गाइज चलिए अपना लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कार्टोग्राफी आईएएस के दो इनोवेटिव कोर्सेज के बारे में बता देता हूँ। नंबर 1 इज़ यूपीएससी पंचामृत 2020। इसके अंदर आपको OWC सीरीज़ मिलते हैं। इसके अंदर पंचामृत मतलब गाइज 5 तत्वों से मिलकर अमृत, 5 तत्वों से मिला हुआ अमृत उसको बोलते हैं हम पंचामृत। इसीलिए कार्टोग्राफी आईएएस आपके लिए 5 मॉड्यूल लेके आया है। इसके अंदर एक है OWC सीरीज़ जिसमें हम ऑफिशियल वेबसाइट्स कवर कराते हैं आपको। इसमें हम 200 प्लस ऑफिशियल वेबसाइट्स कवर कराएंगे। सेकंड इज़ B2M सीरीज़, इसमें बिग बुक टू मैप आपको अप्रोच यूज़ करी जाती है। आपको सब कुछ याद कराने के लिए 500 प्लस मैप्स इसमें आपको प्रोवाइड करे जाएंगे। एंड गाइज इसमें हम आपकी फोटोजेनिक मेमोरी का यूज़ करते हैं। आप लोगों को पता ही होगा फोटोजेनिक मेमोरी काफ़ी अच्छी मेमोरी होती है किसी भी चीज़ को याद करने के लिए। इसके बाद आता है हमारा NCERT माइंड मैप्स। NCERT माइंड मैप्स, NCERTs को गाइज हमने माइंड मैप्स की फॉर्मेट में चेंज कर दिया है, जिससे कि उसका रिवीजन अच्छा होता है। और क्या फ़ायदा होता है उससे, आपका रिवीजन जो होती है वो काफ़ी कम टाइम में होता है और आपकी जो रिटेंशन कैपेसिटी होती है, जो आपको मेमोराइज करने की कैपेसिटी होती है, वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। इसके बाद है हमारा कार्टोग्राफिया करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आप लोगों को पता ही होगा कि करंट अफेयर्स यूपीएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो गाइज़ यूपीएससी के एग्ज़ाम को फोकस में रख के ही ये करंट अफेयर्स बनाए गए हैं। एंड हमारा जो लास्ट मॉड्यूल है वो है यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स। यूपीएससी मेगा पॉइंटर्स ये आपकी पूरी स्टैटिक जीके कवर करेगा। ओके गाइस, ये पूरी आपकी स्टैटिक जीके कवर करेगा और इसको भी हमने आपके यूपीएससी को फोकस में रख के बनाया गया। इट विल कवर योर होल स्टैटिक जीके या जीएस पार्ट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, सब कुछ आएगा इसमें। ठीक है। एंड गाइज इसमें आपको 30 क्वेश्चंस की रिटन गारंटी कार्टोग्राफी आईएएस प्रोवाइड कराता है। कितने क्वेश्चंस की? 30 क्वेश्चंस की। एंड नहीं तो अगर आप हमारे मॉड्यूल से नहीं आते तो आपके पैसे वापस कर दिए जाएंगे। और ये आपको सिर्फ 3999 में अवेलेबल है। कितने में? सिर्फ 3999 में ये गाइज अवेलेबल है। जल्दी करिए, अपने 4 अक्टूबर को जो एग्ज़ाम है आपका उसकी तैयारी काफ़ी अच्छे से करिए। तो चलिए अब हम देखते हैं सेकंड कोर्स जो कार्टोग्राफी आईएएस आपके लिए लेके आया है। वो है संपूर्ण यूपी पीसीएस 60 डेज क्रैश कोर्स। गाइस ये 60 डेज का क्रैश कोर्स सिर्फ नाम का है। इसमें आपको सिर्फ पूरा का पूरा सिलेबस कराया जाएगा। इसमें आपको 140 प्लस लाइव और रिकॉर्डेड क्लास प्रोवाइड करी जाएगी। अलग से 200 प्लस मैप्स आपको कराए जाएंगे। 200 से 300 मैप बल्कि आपको कराए जाएंगे। एंड इसके अंदर यूपी में भी आपको स्पेशल फोकस रखा जाएगा। यूपी की अलग से स्पेशल क्लासेस होएगी जिसमें हम बजट भी डिस्कस करेंगे अलग से। यूपी जी के तो होएगा ही, ठीक है, उसमें हम बजट भी करेंगे, उसका करंट भी करेंगे एंड इकोनॉमिक सर्वे भी करेंगे यूपी का। तो गाइस क्लियर है आपको ये सब? और ये सब सिर्फ हम 60 दिन में करेंगे। 60 दिन का ये कोर्स है गाइस। एंड इसमें हम आपको 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी प्रोवाइड करते हैं। आपको पता ही होगा यूपी के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चंस आते हैं एंड इस 150 में से हम 90 क्वेश्चंस की रिटर्न गारंटी देते हैं कि हमारे मॉड्यूल से पक्का आएंगे। और गाइस ये आपको 4999 में अवेलेबल है। तो जल्दी करिए, जल्दी से अपने क्वेश्चन लॉक करिए, बाय करिए और अपनी तैयारी अच्छी करिए। तो चलिए गाइज आज के लेक्चर पे हम स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इकोलॉजी से। इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट आज का हमारा टॉपिक है। तो आपको क्या पता है इकोलॉजी के बारे में? किसी को कुछ पता है? तो चलिए, नहीं पता तो आज आपको सब कुछ पता चल जाएगा। क्या डिफरेंस होता है इकोलॉजी में, क्या डिफरेंस होता है एनवायरनमेंट में एंड क्या डिफरेंस होता है आपके किसी भी इकोसिस्टम से रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, ये सब आज ये सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस सबसे पहले हम चलते हैं फैक्ट्स के ऊपर। ये आप यहाँ पे आपको डेफिनेशन दिख रही है, लेकिन डेफिनेशन हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम कुछ हिस्ट्री से लेके चलते हैं। इकोलॉजी की हिस्ट्री सबसे पहले हम देखते हैं। ठीक है, स्टार्टिंग से हम देखेंगे। सबसे पहले बात आती है इकोलॉजी की। तो इसका टर्म, ये इकोलॉजी टर्म किसने दिया है? बहुत मामूली सा क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्ज़ाम में देख लेते हैं कि इकोलॉजी वर्ड किसने दिया है, कई बार पूछ लेते हैं। तो इसलिए हम इसकी बिल्कुल बेसिक से लेके चलेंगे, हिस्ट्री से लेके। तो इसका टर्म जो दिया है वो अर्नस्ट हैक्ले ने दिया है 1869 में।
इकोलॉजी टर्म सबसे पहले कॉइन किसने किया है? अर्नस्ट हैकले ने किया है 1869 में, ठीक है। एंड इन्होंने ही इसकी डेफिनेशन दी है, इन्होंने ही इसकी डेफिनेशन प्रोवाइड करी है। इसकी डेफिनेशन क्या है? इकोलॉजी इज डिफाइंड एज अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। मतलब इकोलॉजी क्या है? साइंटिफिक स्टडी है। जो किस चीज़ की साइंटिफिक स्टडी है? रिलेशनशिप बिटवीन जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है और जो भी उसके साथ जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उन दोनों के बीच में, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में कैसा रिलेशनशिप है, और इन्हीं लिविंग ऑर्गेनिज्म का एनवायरनमेंट के साथ कैसा रिलेशनशिप है, उनकी स्टडी जो करते हैं उसको बोलता है इकोलॉजी। अगर हम रूट वर्ड से इसका मतलब देखें, इकोलॉजी का रूट वर्ड, गाइस आपको पता ही होगा इंग्लिश में कुछ रूट वर्ड्स होते हैं, जैसे कि लॉजी मतलब होता है स्टडी, ठीक है। अगर हम इसका जो मीनिंग देखते हैं रूट वर्ड के थ्रू, तो इसका मीनिंग आता है स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। क्या है गाइस? स्टडी ऑफ होम ऑफ नेचर। दिस इज द मीनिंग थ्रू रूट वर्ड्स। अब हम बात करते हैं इंडिया के सिनेरियो में। फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी किसको कहा जाता है गाइस? फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है रामदेव मिश्रा को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामदेव मिश्रा को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी। किसको फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कहा जाता है? रामदेव मिश्रा को। और सबसे पहले ये टर्म किसने कॉइन करी है इकोलॉजी? सबसे पहले करी है अर्नस्ट हैकले ने 1869 में, और इन्होंने ही डेफिनेशन दिया। डेफिनेशन क्या दी है? डेफिनेशन जैसे लॉजी से आपको पता चल रहा है कि स्टडी से रिलेटेड है, तो ये कौन सी स्टडी है? साइंटिफिक स्टडी है जो रिलेशनशिप स्टडी करती है किनका? लिविंग ऑर्गेनिज्म का और उनके एनवायरनमेंट का। उनके एनवायरनमेंट का, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनके एनवायरनमेंट का, ठीक है ना। लिविंग ऑर्गेनिज्म रिलेशनशिप, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। दिस वर्ड इज इंपॉर्टेंट, विद देयर एनवायरनमेंट, ठीक है। ये तो हो गई इकोलॉजी की बात। अब एनवायरनमेंट क्या होता है? आपने एनवायरनमेंट भी सुना है। एनवायरनमेंट गाइस कुछ नहीं होता। एनवायरनमेंट जो भी आपके आसपास होता है वो सब आपका एनवायरनमेंट होता है। जो भी आपके आसपास होता है पूरी लाइफ टाइम में आपके, वो होता है एनवायरनमेंट। Everything that surrounds or affect an organism during its lifetime is collectively known as its environment, ठीक है। अब एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं? एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक एंड एबायोटिक चीज़ें दोनों आती है। बायोटिक मतलब लिविंग, ठीक है। बायोटिक मतलब लिविंग एंड एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट्स। ये सब आपके एबायोटिक, ये सब आपके एनवायरनमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। एनवायरनमेंट के अंदर क्या क्या आता है गाइज? एक डेफिनेशन हम ये भी बोल सकते हैं, एनवायरनमेंट इज डिफाइंड एज द सम ऑफ टोटल लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स, इन्फ्लुएंस एंड इवेंट्स सराउंडिंग एन इकोसिस्टम। ओके, इसको बोलते हैं हम एनवायरनमेंट। क्या बोलते हैं? सम ऑफ टोटल बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स इज कॉल्ड एनवायरनमेंट। साफ सीधी बात, साफ सीधे अक्षरों में हम ये सब बोल सकते हैं इसको। और क्या होता है, और आपके एनवायरनमेंट में क्या क्या होता है? देखो, एनवायरनमेंट में जो भी चीज़ें होती है ना, सब चीज़ एक दूसरे से डिपेंडेंट होती है। हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे से डिपेंडेंट होता है। ऑर्गेनिज्म एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है। एंड एनवायरनमेंट में क्या क्या आते हैं आपके? एनर्जी आती है, फूड आते हैं, वाटर आता है, ऑक्सीजन आता है। ये सब किसी भी ऑर्गेनिज्म की डिपेंडेंसी होती है कि वो सब जो भी ऑर्गेनिज्म होता है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड करता ही करता है, ठीक है। जैसे आप हो, आपको क्या क्या चाहिए होता है जीने के लिए? आपको खाना चाहिए होता है। खाना कहाँ से आता है? खाना कहाँ से आता है? मंडी से? नहीं, खाना आता है आपके क्रॉप फील्ड से। क्रॉप फील्ड में कैसे होता है वो? मेन एनर्जी का सोर्स क्या है? हमारा सन की वजह से आपके प्लांट्स उगते हैं, फोटोसिंथेसिस होता है। जो हमारा सोर्स है वो है सन, ठीक है। और उसके बाद क्या चाहिए होता है आपको? ऑक्सीजन चाहिए होती है, पानी चाहिए होता है, एनर्जी चाहिए होता है, एनर्जी जो आपको फूड से आती है, ठीक है। और आपको क्या चाहिए होता है? शेल्टर भी चाहिए होता है रहने के लिए। ये सब नीड्स होती है किसी भी ऑर्गेनिजम्स की, ठीक है। और जो आपका जो एनवायरनमेंट होता है वो कभी भी स्टैटिक नहीं होता है। स्टैटिक मतलब कि एक जैसा नहीं रहता हमेशा, ये डायनेमिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? एनवायरनमेंट हमेशा डायनेमिक होता है, और इसके अंदर बायोटिक, जैसे कि मैंने अभी बताया, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं।
एंड लिविंग मतलब बायोटिक एंड नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक। इसमें दोनों ही फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स, जो कि कॉन्टीन्यूसली चेंज होते रहते हैं। इसी वजह से आपका एनवायरनमेंट भी चेंज होता रहता है। ठीक है, क्लियर है सबको? एनवायरनमेंट के बारे में क्या पता चला आपको? जो भी आपके आसपास रहता है आपकी पूरे लाइफ टाइम में, वो होता है एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट के अंदर बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट्स दोनों होते हैं। और जो भी एनवायरनमेंट के अंदर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, सारे ऑर्गेनिजम्स, वो सब एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं, एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड होते हैं। वो सब एनवायरनमेंट पे कैसे डिपेंड होते हैं? एनर्जी के लिए, फूड के लिए, वाटर के लिए, ऑक्सीजन के लिए। और जो एनवायरनमेंट है वो डायनामिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? डायनामिक होता है, हमेशा चेंज रहता है, हमेशा चेंज होता रहता है। और ये चेंज किस वजह से होता है? बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स की वजह से ही ये चेंज होता है। क्लियर है गाइस सबको? इकोलॉजी, एनवायरनमेंट, ये पता चला। इकोलॉजी वर्ड किसने दिया था? अर्नस्ट हैक्ले ने। इकोलॉजी का मतलब क्या होता है? बाय इट्स रूट वर्ड इज स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ नेचर। चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब देखिए, अब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेंगे। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन इकोलॉजी। बेसिकली हमें आज जब हम इकोलॉजी की बात करते हैं तो उसमें हमारे 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आते हैं। सबसे पहले आता है हमारा इंडिविजुअल, फिर आता है पॉपुलेशन, उसके बाद है कम्युनिटी, फिर है इकोसिस्टम, फिर बायोम एंड देन लास्ट वन इज बायोस्फीयर। क्लियर है सबको? नंबर 1 is individual, second is population, third is community, fourth is ecosystem, fifth is biome and then sixth is biosphere. एक सेकेंड गाइज। या चलिए अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। अभी हमने देखा 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है इकोलॉजी में। एक्चुअली इससे पहले भी कुछ लेवल्स होते हैं जो कि आपके बायोलॉजी में आते हैं। जैसे कि सबसे पहले डीएनए से स्टार्ट होता है, जो आप स्टार्ट करेंगे। डीएनए से सेल बनते हैं, सेल से सेल ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यू होते हैं, टिश्यू। ठीक है, टिश्यू से फिर ऑर्गन बनते हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम होता है, एंड देन ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनिज्म, फिर उसके बाद इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर, ऐसे ये बढ़ता रहता है। क्लियर है? तो चलिए अब हम 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं जो इकोलॉजी के अंदर आते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पे जो आपको जो 2 फोटोज़ दिख रही है, ये आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम दिखा रहा है और ये आपका मरीन इकोसिस्टम दिखा रहा है, एक्वेटिक इकोसिस्टम। ठीक है, इन दोनों में देखो लेवल्स आपके सेम ही है, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। एंड सेम यहाँ पे इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिविजुअल की। इंडिविजुअल मतलब कि एक सिंगल स्पीसीज़ का कोई एक पर्सन। ठीक है, एक सिंगल इंडिविजुअल, वो आता है इंडिविजुअल। जैसे कि आपके ये आपके क्या हो सकते हैं? प्लांट भी हो सकता है, कोई एनिमल भी हो सकता है, बैक्टीरिया। यहाँ पे आपको टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आपको क्या दिख रहा है? यहाँ पे एक स्टैग दिख रहा है। एंड मरीन में आपको क्या दिख रहा है? एक फिश दिख रही है। क्लियर है? ओके। एंड इसमें क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म इंडिविजुअली एक्ट करता है तो इसको हम बोलते हैं इंडिविजुअल, मतलब कि एक सिंगल है। ठीक है, और जब ये सेम ही इंडिविजुअल जब मल्टीपल हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ देखो ये काफ़ी सारे स्टैग हैं, उनके बच्चे हैं, स्टैग है। ठीक है, यहाँ पे देखो एक्वेटिक में काफ़ी सारी फिश है, तो ये हो जाता है, क्या हो जाता है? पॉपुलेशन कन्वर्ट हो जाता है। काफ़ी सारे इंडिविजुअल मिलके क्या करते हैं? पॉपुलेशन क्रिएट कर देते हैं। जैसे कि आप सिंगल हो,
फिर आपकी फैमिली आगे बढ़ती है, तो वो क्या है, वो पॉपुलेशन में काउंट होएगी। क्लियर है? अब ये पॉपुलेशन बढ़ती किस वजह से है, ठीक है, देखो ये पॉपुलेशन बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है। बढ़ती किस वजह से है, या तो बर्थ हुआ हो, नए न्यू ऑफ स्प्रिंग्स आए हो, या तो बर्थ हुआ हो, या फिर क्या हुआ हो, या किसी और जगह से, किसी और पॉन्ड से यहाँ पे फिश ट्रांसफ़र कर दी जाए, ठीक है, या फिर ये किसी और फॉरेस्ट से कहीं से यहाँ पे आ जाए, तो क्या होएगा, यहाँ की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। या फिर अगर हम डिक्रीज़ की बात करें, बर्थ और इमिग्रेशन की वजह से, ठीक है, इंक्रीज़ होता है। और वहीं हम बात करें डिक्रीज़ कैसे होती है, डिक्रीज़ होती है या तो यहाँ पे इनकी डेथ हो जाए, डेथ हो गई तो क्या होएगा, पॉपुलेशन डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है, या फिर क्या होएगा, ये लोग यहाँ से ट्रांसफ़र कर जाए, कहीं और ही चले जाए, ये भी कहीं और चले जाए, तो यहाँ क्या होगी, पॉपुलेशन कम हो जाएगी, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। क्लियर है? पॉपुलेशन ग्रोथ रेट इंक्रीज़ कैसे होती है, बाय बर्थ और बाय इमिग्रेशन, एंड डिक्रीज़ कैसे होती है, बाय डेथ और बाय एमिग्रेशन। ठीक है, ये दो वर्ड है। एमिग्रेशन मतलब कि वहाँ से पलायन कर जाना, इमिग्रेशन मतलब कि उधर आ जाना। एंड गाइस एक पॉपुलेशन डेंसिटी होती है। पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ दो टर्म आपने अभी देखी, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो इंक्रीज़ भी होता है, हो सकता है डिक्रीज़ भी हो सकता है। पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है, वो पहले वाली जो भी आपकी पॉपुलेशन होती है उस पर डिपेंड करता है कि उसके अकॉर्डिंग इंक्रीज़ हुआ या उसके अकॉर्डिंग डिक्रीज़ हुआ है। एंड पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होता है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट में हम एक स्पेसिफिक एरिया लेते हैं। ठीक है, एक स्पेसिफिक एरिया लिया, मान लो ये है 3 किलोमीटर, ठीक है, एंड यहाँ पे हमने कहा कि यहाँ पे 9 स्पीसीज़ है, ठीक है, 9 इंडिविजुअल है एक स्पीसीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो यहाँ पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होगी, यहाँ होगी 3 इंडिविजुअल पर किलोमीटर या 3 एनिमल्स पर किलोमीटर। ठीक है, मतलब कैसे, नंबर ऑफ एनिमल्स डिवाइड बाय एरिया। ये हम पर किलोमीटर की जब हम बात करते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी होता है एक स्पेसिफिक एरिया में कितनी नंबर ऑफ स्पीसीज है या कितनी नंबर ऑफ इंडिविजुअल प्रेजेंट है। और यहाँ जो हम पॉपुलेशन की बात कर रहे होते हैं ये सेम स्पीसीज की बात करते हैं। ठीक है, ये हम किसकी बात करते हैं, सेम स्पीसीज की। देखो यहाँ पे इंडिविजुअल में क्या था, स्टैग था, फिर ये पॉपुलेशन बनी है तो सेम स्पीसीज है। सेम स्पीसीज मतलब एंटीलोप ही है, ये बारहसिंगा ही है। और यहाँ पे भी देखो, यहाँ फिश थी, यहाँ पे भी सेम ही फिश है, दिख रहा है, सेम ऑरेंज कलर की फिश है, वो हम बोलते हैं उसको पॉपुलेशन। अभी तक हमने दो लेवल देखे, इंडिविजुअल एंड पॉपुलेशन। क्लियर है? इंडिविजुअल क्या है, ऑर्गेनिज्म इज एन इंडिविजुअल बीइंग लिविंग दैट हैज एबिलिटी टू एक्ट और फंक्शन इंडिपेंडेंटली। क्लियर है? जैसे कि एनिमल, प्लांट, बैक्टीरियम, फंगी एटसेट्रा। और सेकंड इज पॉपुलेशन। पॉपुलेशन में हमने देखा सेम स्पीसीज की जब काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ जाती है तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ओके, तो अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट, एक सेकेंड गाइस, नेक्स्ट लेवल है कम्युनिटी। नेक्स्ट लेवल है गाइस कम्युनिटी। देखो अब कम्युनिटी में क्या हो रहा है, यहाँ पे इन दोनों डायग्राम में देखो, कम्युनिटी में क्या हो रहा है, और काफ़ी सारी स्पीसीज़ आके मिल रही है। यहाँ क्या है, यहाँ क्रैब आ गया, एक और तरह की फ़िश आ गई, नई स्पीसीज़ जेली फिश आ गई। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे देखो टेरिस्ट्रियल में क्या है, यहाँ पे एक ये चीता टाइप कुछ है या वॉल्फ है। ठीक है, यहाँ स्टैग तो है ही। ठीक है, यहाँ देखो ये क्या है, ये एक रैबिट है। एंड ऐसे ही यहाँ पे ये देखो, ये एक आउल है। तो ये क्या है, काफ़ी सारी स्पीसीज़ एक जगह आ गया है। पॉपुलेशन कम्युनिटी इज़ पॉपुलेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स सेल्डम अकर बाय देमसेल्फ। ठीक है, और एक कम्युनिटी जो है वो कभी भी फिक्स्ड नहीं होती, रिजिड नहीं होती। क्यों? क्योंकि जैसे अभी यहाँ पे आपको 5 एनिमल दिख रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है ये यहाँ से चले जाए, तो ये फिक्स नहीं रह सकता, यहाँ पे 3 ही स्पीसीज़ रह जाए। ठीक है ना, अब ये आउल है, आउल भाई यहाँ से उड़ के कहीं भी जा सकता है, यहाँ से ये कहीं और घर बना ले, तो क्या है, ये कभी भी फिक्स नहीं रह सकती। नॉट कम्युनिटी इज़ नॉट फिक्स्ड और रिजिड। एंड जो कम्युनिटी होती है ये बड़ी भी हो सकती है, बहुत बड़ी भी हो सकती है और बहुत स्मॉल भी हो सकती है।
और हमने जो ये कम्युनिटी है इसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, ऑन द बेसिस ऑफ साइज एंड डिग्री ऑफ रिलेटिव इंडिपेंडेंस। बेसिकली हमने ऑन द बेसिस ऑफ साइज इसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट इज़ मेजर कम्युनिटी एंड देन सेकंड इज़ माइनर कम्युनिटी। जैसे मेजर कम्युनिटी आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, काफ़ी लार्ज साइज़ की होगी, और ये जो है डिपेंडेंट, ये बेसिकली डिपेंडेंट नहीं होगी किसी पे, ये इंडिपेंडेंट है। मेजर कम्युनिटी इंडिपेंडेंट है, और ये सिर्फ जो डिपेंडेंट, अगर हम इसको बोल सकते हैं ये किस चीज़ पे डिपेंड करती है, ये सिर्फ सन की एनर्जी पे डिपेंड करती है। ठीक है, ये सिर्फ सन की एनर्जी पे डिपेंड करती है, जो कि आई थिंक मेन सोर्स है, जो आई थिंक नहीं, जो कि मेन सोर्स है ही किसी, अब हमारी जो अर्थ पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सबके लिए मेन सोर्स सन ही है सारी एनर्जी के लिए। ठीक है, सन्स एनर्जी पे डिपेंड करती है एंड इंडिपेंडेंट होती है बाकी सारे इनपुट एंड आउटपुट्स पे, जो भी उसके एडजेसेंट कम्युनिटी होती है, बाकी सारी कम्युनिटी के जो भी इनपुट एंड आउटपुट होते हैं उससे ये इंडिपेंडेंट होती है, सिर्फ डिपेंड होती है सन की एनर्जी पे, और ये बहुत बड़ा लार्ज साइज का होता है मेजर कम्युनिटी। ठीक है, और काफ़ी वेल ऑर्गेनाइज्ड होता है एंड रिलेटिवली इंडिपेंडेंट। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिपेंडेंट है। जैसे कि इसका एग्जांपल हम देखते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ये किस पे डिपेंड करता है, ये सिर्फ आपके एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, जैसे कि सन रेज पे, और किस पे, प्रिसिपिटेशन पे, रेनफॉल पे। ठीक है, जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों चीज़ें हाई होएगी, वहाँ आपके क्या देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। ठीक है, अब ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे होते हैं गाइस, ये मेरे को बताओ आप कमेंट सेक्शन में। और इंडिया में कौन कौन से ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है। वर्ल्ड का एक मेन रेन फॉरेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, जो है अमेज़ोन, आपने काफ़ी बार सुना भी होगा अमेज़ोन रेन फॉरेस्ट, और ये कहाँ पे है, ब्राज़ील में है। एंड इंडिया में कौन कौन से, आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं माइनर कम्युनिटीज़ की। माइनर कम्युनिटीज़ देखो, एक तो छोटी होगी कम्युनिटीज़, नाम से ही पता चल रहा है, और हमने ऊपर पढ़ा मेजर कम्युनिटी में, तो उसके ऑलमोस्ट अपोजिट ही होगी। जैसे कि मेजर कम्युनिटी क्या थी, इंडिपेंडेंट थी, वो सिर्फ सन पे डिपेंड करती है, लेकिन जो माइनर कम्युनिटी है वो क्या होगी, वो डिपेंडेंट होगी किस पे, अपने जो भी उसकी नेबरिंग कम्युनिटीज़ होगी उन पे वो डिपेंड करेगी। ठीक है, नेबरिंग कम्युनिटीज़ पे डिपेंड करेगी। और माइनर कम्युनिटीज़ को हम एक और वर्ड से बोलते हैं, क्या है वो वर्ड, वो है सोसाइटीज़। ठीक है, माइनर कम्युनिटीज़ को हम सोसाइटीज़ भी बोलते हैं। क्लियर है, माइनर कम्युनिटी क्या होती है, डिपेंडेंट होती है अपने नेबरिंग कम्युनिटीज़ पे, और इनको हम सोसाइटीज़ भी बोलते हैं। एंड दे आर सेकेंडली एग्रीगेटेड विद इन अ मेजर कम्युनिटी, और ये मेजर कम्युनिटी के अंदर ही होते हैं। ठीक है, मेजर कम्युनिटी के अंदर ही ये सेकेंडरी एग्रीगेटेड होती है, एंड देयरफॉर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट यूनिट एज फार एज एनर्जी एंड न्यूट्रिएंट डायनेमिक आर कंसर्न। ओके, एंड दे आर नॉट देयरफॉर कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, तो इसीलिए कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होते। जैसे कि आप इसका एक अच्छा एग्जांपल आप काऊ डंग देख सकते हैं। काऊ डंग पैड के अंदर काफ़ी सारे कीड़े होते हैं, लाइकेंस होते हैं, तो उनका जो एनवायरनमेंट होता है, जो उनकी जो कम्युनिटी होती है, वो उसी एरिया तक रह सकती है, उसके बाहर नहीं होती। ठीक है ना, ओके, तो ये वो होती है माइनर कम्युनिटीज़, लेकिन वो होती किसके अंदर है, वो मेजर कम्युनिटी के अंदर ही होती है। पूरे जो इकोसिस्टम होता है उसका पार्ट होती है, लेकिन बहुत छोटा सा पार्ट होता है, इसलिए वो होते हैं माइनर कम्युनिटीज़। अब जो माइनर कम्युनिटीज़ हैं, जैसे कि आपको इसको हमने डिवाइड स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटीज़ हम देख लेते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, पैटर्न्स देखे होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अभी तक, और जो ये द कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न ऑफ कम्युनिटी इज टर्म एज स्ट्रक्चर। जो भी ये कैरेक्टरिस्टिक पैटर्न होते हैं आपके कम्युनिटी के, उसको हम स्ट्रक्चर बोलते हैं। जैसे इन अ कम्युनिटी द नंबर ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स डिटरमाइन द कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि जैसे कि जो भी आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, एनवायरमेंटल फैक्टर्स कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, प्रेसिपिटेशन, रेनफॉल, प्रेसिपिटेशन एंड रेनफॉल एक ही हो गया, ह्यूमिडिटी, क्लाउडीनेस। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, टेम्परेचर, प्रेशर, रेनफॉल,
क्लाउडिटी, ये सब क्या होते हैं आपके एनवायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। इन सब से जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कम्युनिटी की, मतलब कि देखो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कम्युनिटी की, अब जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होगी और टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा तो वहाँ के जो एनिमल्स होंगे वो अलग होंगे एज़ कम्पेयर टू जब हम डेजर्ट में आ जाते हैं। डेजर्ट में क्या होता है, टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है लेकिन रेनफॉल नहीं होती, तो वहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं वो काफ़ी छोटे साइज़ के होते हैं, मोस्टली रेंगने वाले होते हैं और कम होते हैं एज़ कम्पेयर टू जहाँ पे हम रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं। रेन फॉरेस्ट में काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी होती है और काफ़ी ज़्यादा नंबर में स्पीसीज़ वहाँ पे पाई जाती है, लेकिन उसी के ठीक अपोजिट बहुत कम स्पीसीज़ होती है आपके डेजर्ट में। लेकिन फ़र्क इसमें क्या होता है, सिर्फ रेनफॉल का फ़र्क आ जाता है, ठीक है। और भी काफ़ी सारे फ़र्क होते हैं लेकिन मेन जो आपका एनवायरमेंटल फैक्टर होता है वो रेनफॉल ही होता है। क्लियर है सबको? स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी पता चला। एंड कम्युनिटी कितने टाइप की है, मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी में क्या होता है, मेजर कम्युनिटी इंडिपेंडेंट होती है, सिर्फ सन की एनर्जी पे डिपेंड करती है और काफ़ी बड़ी साइज़ की होती है, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। वहीं हम माइनर कम्युनिटी की बात करते हैं जिसको हम सोसाइटीज़ भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, ये अपनी नेबरिंग कम्युनिटीज़ पे डिपेंड करती है, ठीक है, ये डिपेंड करती है और ये कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होती, ठीक है। देखो अब तक हमने 3 लेवल देख लिया, कौन कौन से, इंडिविजुअल देख लिया, पॉपुलेशन देख लिया, कम्युनिटी देख लिया। अब देखो अब हम आ गए इकोसिस्टम में। अब यहाँ पे क्या चीज़ ऐड हो रही है, यहाँ पे क्या चीज़ ऐड हो रही है, यहाँ आपके बादल ऐड हो रहे हैं, यहाँ आपकी सारी जो भी ऑक्सीजन वगैरह है वो सब ऐड हो रही है यहाँ। और यहाँ देखो यहाँ पे इकोसिस्टम में क्या है, यहाँ आपका पानी ऐड हो रहा है। पानी ऐड होते ही क्या हुआ, ये पूरा फंक्शनल हो गया, ये पूरा सिस्टम क्या हो गया, फंक्शनल हो गया, ये काम करने लगेगा। लेकिन जब तक हम कम्युनिटी की बात कर रहे थे ये फंक्शनल नहीं था, क्यों, क्योंकि यहाँ पानी नहीं था, ये कैसे जीते, मर जाते ये तो। ऐसे इकोसिस्टम में यहाँ एयर की बात नहीं हुई थी अभी तक, यहाँ आपके क्लाउड नहीं आए थे, यहाँ आपके न्यूट्रिएंट्स नहीं आए थे, यहाँ आपकी रिवर्स नहीं आई थी, ये सब कहाँ आ गए, आपके इकोसिस्टम में आ गए, ठीक है। तो अब जो ये इकोसिस्टम है, ये देखो यहाँ पे ये पूरा जो इकोसिस्टम है ये फुल फंक्शनल है, ठीक है। तो चलिए अब हम इकोसिस्टम की डेफिनेशन देख लेते हैं। एन इकोसिस्टम इज डिफाइंड एज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बायोस्फीयर, ठीक है। बायोस्फीयर का एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, जैसे मैंने बताया अभी कि एक प्रॉपर फंक्शनल यूनिट है। एंड बायोस्फीयर गाइज हमारा ये देखो ये लास्ट वाला है, बायोस्फीयर का एक पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही बायोस्फीयर के अंदर काफ़ी सारे पार्ट हो सकते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर के अंदर ऐसे क्या होते हैं, काफ़ी सारे इकोसिस्टम होते हैं, लेकिन उसका एक पार्ट की हम बात करते हैं जो कि फुली फंक्शनल है, उसको हम बोलते हैं फुली फंक्शनल, और स्ट्रक्चरल है उसको हम बोलते हैं इकोसिस्टम। क्लियर है? An ecosystem is defined as a structural and functional unit of biosphere consisting of community of living beings and physical environment, both interacting and exchanging material between them. Clear है? बायोस्फीयर का एक पूरा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है ये इकोसिस्टम, जिसमें आपकी कम्युनिटीज़ आती है, कम्युनिटीज़ ऑफ लिविंग बीइंग्स और उनका फिजिकल एनवायरनमेंट, ठीक है। क्या क्या आ रहा है आपके इकोसिस्टम में, कम्युनिटीज़ आ रही है, ये सब कम्युनिटीज़ आ रही है, ऑल ये स्टैग एंड रैबिट, ये सब कम्युनिटीज़ आ रही है, और इनका इकोसिस्टम भी आ रहा है, इनका एनवायरनमेंट भी आ रहा है। एनवायरनमेंट कैसा, इसको ऑल को पेड़ वगैरह चाहिए, इसको घासें चाहिए और आसपास जो भी चाहिए, इनका पूरा एनवायरनमेंट आ रहा है इसके पास, आपके ऑक्सीजन वगैरह ये सब इनका एनवायरनमेंट है, फिजिकल एनवायरनमेंट। और ये सब इनसे इंटरेक्ट भी कर रहे हैं, मतलब ये जो कम्युनिटीज़ है ये एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट भी कर रही है काफ़ी अच्छे से, तो ये होता है आपका इकोसिस्टम, ठीक है। इकोसिस्टम के अंदर आपके क्या आते हैं, प्लांट्स आते हैं, ट्रीज आते हैं, एनिमल्स, फिश, बर्ड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इवन माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी, ठीक है, वाटर, सॉइल एंड पीपल, ये सब आपके इकोसिस्टम के अंदर आते हैं, एक फुली फंक्शनल इकोसिस्टम में आते हैं, ठीक है। अब जो आपका इकोसिस्टम होता है ये काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, काफ़ी छोटा भी हो सकता है। काफ़ी छोटा मतलब अगर मैं बात करूँ, कोई एक ट्री भी आपका एक इकोसिस्टम हो सकता है पूरा। कैसे एक ट्री आपका एक पूरा इकोसिस्टम हो सकता है। ट्री पे क्या होती है, काफ़ी सारी लीव्स होती है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है,
ट्री एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा। प्राइमरी प्रोड्यूसर मतलब कि ये खुद अपनी एनर्जी बना रहा है। कैसे? सन की वजह से। सन से कैसे बना रहा है? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है, ये अपने कार्बोहाइड्रेट बनाता है, अपनी एनर्जी बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होता है, उससे ये अपनी एनर्जी बनाता है, उससे ये ग्रो होता है। इसके बाद क्या होता है, इसकी लीव्स होती है। इसकी लीव्स कौन खाता है? आपके कैटरपिलर खाते हैं, इंसेक्ट खाते हैं। और मान लो इन्हीं कैटरपिलर और इंसेक्ट को यहीं पे एक कोई घोंसला है, एक नेस्ट है, वहाँ पे कोई चिड़िया रहती है, ठीक है, कोई बर्ड रहता है, तो वो इसको खाएगा। तो क्या हुआ? वो क्या हो गया? वो प्राइमरी कंज्यूमर हुआ। ठीक है, नहीं सॉरी, प्राइमरी प्रोड्यूसर कौन हुआ? ट्री हुआ। एंड फिर प्राइमरी कंज्यूमर कौन हुआ? प्राइमरी कंज्यूमर हुआ जो आपके ट्री को खा रहा है, कैटरपिलर एंड इंसेक्ट। फिर सेकेंडरी कंज्यूमर कौन हुआ? आपके ये बर्ड हुए। एंड इस बर्ड को कोई और खा रहा है, पीपल खा रहे हैं, ह्यूमन बीइंग खा रहे हैं, या फिर कोई बड़ा पक्षी खा रहा है, जैसे कि आपके ईगल हो गया, हॉक हो गया, वो खा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये एक पूरा इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है और उनका पूरा एनवायरनमेंट भी आसपास, तो ये भी एक इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो इकोसिस्टम क्या है, एक काफ़ी स्मॉल भी हो सकता है, एक सिंगल ट्री भी हो सकता है, या फिर एक पूरा लार्ज, पूरा एंटायर फॉरेस्ट भी एक इकोसिस्टम हो सकता है। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरीथिंग दैट लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज डिपेंडेड on the other system and elements that are also part of that ecological community. If one part of an ecosystem is damaged or disappeared, it has an impact on anything else. देखो, जो आपका जो इकोसिस्टम होता है, इकोसिस्टम में हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे अगर ये ट्री है, ट्री के ऊपर कैटरपिलर्स है, कैटरपिलर्स पे कौन डिपेंड कर रहा है? आपका पहले तो कैटरपिलर किस पे डिपेंड कर रहा है? ट्री पे डिपेंड कर रहे हैं। एंड कैटरपिलर और बर्ड किस पे डिपेंड है? आपके कैटरपिलर पे डिपेंड है, आपके इंसेक्ट्स पे डिपेंड है, क्योंकि खाने का तो वही खाएंगे ना, कैटरपिलर और इंसेक्ट्स को ही खाएंगे ना। और आपके जो बड़े पक्षी है, हॉक वगैरह, वो किस पे डिपेंड है? वो आपके इन छोटे पक्षी पे डिपेंड है। ठीक है, तो ये क्या है, सारे एक दूसरे से कनेक्टेड है। लेकिन अगर जैसे ही बीच में से किसी भी जो ऑर्गेनिज्म है, जो भी आपका कम्युनिटी है, वो ख़त्म हो जाती है, तो ये पूरी चेन को फ़र्क पड़ता है, पूरी चेन डिसअपियर हो सकती है। ठीक है, इसीलिए आप जब आप आगे पढ़ोगे तो एक कीस्टोन स्पीसीज होती है। कीस्टोन स्पीसीज वो बेसिक स्पीसीज होती है, वो बेस स्पीसीज होती है जो कि किसी ऑर्गेनिज्म को चलाने के लिए चाहिए। वो स्पीसीज होती है जिसके थ्रू आगे फूड चेन चलती है। अगर मान लो ये ख़त्म हो गई कीस्टोन स्पीसीज, तो आगे की पूरी फूड चेन ख़त्म हो जाती है। ठीक है, कीस्टोन स्पीसीज वो होती है। आप देखेंगे आगे कि कौन कौन सी कीस्टोन स्पीसीज होती है आगे आने वाले लेक्चर्स में। क्लियर है इतना सबको? हमने अब तक क्या पढ़ा? इकोसिस्टम अभी हम पढ़ रहे हैं, अभी ये कंटिन्यू है। अब तक हमने पढ़ा है 3 लेवल पढ़े हैं, इंडिविजुअल, पॉपुलेशन एंड कम्युनिटी। अभी हम पढ़ रहे हैं इकोसिस्टम। ठीक है, अभी मैंने बात की कि इकोसिस्टम में क्या क्या आता है। आपका फुली फंक्शनल होता है। फुली फंक्शनल है तो इसके अंदर भी आपके बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट आएंगे। और ये कंपोनेंट सिर्फ इकोसिस्टम के नहीं है, एनवायरनमेंट के भी सेम ही कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले हम एबायोटिक फैक्टर देख लेते हैं। एबायोटिक फैक्टर सबको पता ही होगा, इनऑर्गेनिक या नॉन लिविंग पार्ट जो भी है वर्ल्ड में, उसको बोलते हैं एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, जैसे कि आपका हो गया एयर, वाटर, सैलिनिटी, टेम्परेचर, लाइट, ये सब आपके होते हैं एबायोटिक फैक्टर। अब इसमें और एक्स्ट्रा क्या जुड़ता है? एक केमिकल, जो आपके केमिकल्स होते हैं वो भी जुड़ते हैं, जैसे ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया। और साथ साथ जो आपके फिजिकल प्रोसेस होते हैं सारे, अब तक ये बोलते हैं कि एबायोटिक कंपोनेंट क्या होता है, एयर, सैलिनिटी, सॉइल, वाटर, ये सब आपके एबायोटिक हो गए। लेकिन इसके में आपके केमिकल्स भी आएंगे, जैसे ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। और इसमें क्या आएगा, आपके फिजिकल प्रोसेस भी आते हैं। फिजिकल प्रोसेस जैसे वोल्केनिक इरप्शन या वोल्केनोज, अर्थक्वेक, फ्लड्स, फॉरेस्ट फायर, क्लाइमेट्स, वेदर कंडीशंस, ये सब आपके एबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं। क्लियर है? And abiotic factors are the most important determinants of where and how well an organism exists in its environment.
और जो एक सिंगल फैक्टर भी आपके जो ऑर्गेनिजम्स को है वो अफेक्ट करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट कर सकता है। अगर मैं पोलर बियर को आपके यहाँ ले आऊँ, इंडिया में ले आऊँ, तो वो नहीं सर्वाइव कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसको वैसे टेम्परेचर नहीं मिलेगा। क्लियर है? टेम्परेचर के साथ साथ और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती है, जैसे कि उसका जो नेच हम बोलते हैं, नेच, वो नहीं उसको मिलेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे क्या होता है नेच। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स की। तो एबायोटिक कंपोनेंट में अब हम देखते हैं सबसे पहले एनर्जी। एनर्जी का प्राइमरी सोर्स तो आप सबको पता ही है कौन है, सन है। सन जो है वो प्राइमरी सोर्स है, एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस ऑफ लाइफ। ठीक है, एंड ये जो एनर्जी है ये डिस्ट्रीब्यूट होती है आगे। जैसे कि सबसे पहले कौन लेता है ये एनर्जीज? प्लांट लेते हैं। उसके बाद ये प्राइमरी कंज्यूमर्स लेते हैं इसको। तो ये क्या है, एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होती चले जाती है। हर एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पे डिपेंड है ये एनर्जी लेने के लिए। इसीलिए जो हमारा जो अर्थ है उस पे एनर्जी काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है। सन का होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और बाकी आगे देखते हैं रेनफॉल। रेनफॉल पे भी काफ़ी ज़्यादा डिपेंड होते हैं। आपके जो इकोसिस्टम होते हैं वो डिपेंड होते हैं रेनफॉल के अकॉर्डिंग। डिस्ट्रीब्यूशन भी अभी आप आगे देखेंगे कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जहाँ हैवी रेनफॉल होती है वहाँ कैसा आपको इकोसिस्टम देखने को मिलता है, एंड जहाँ लो रेनफॉल होती है वहाँ कैसा देखने को मिलता है। एंड टेम्परेचर गाइस, टेम्परेचर बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्रिटिकल फैक्टर होता है किसी भी एनवायरनमेंट के लिए। और जैसे सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिजम्स के लिए भी काफ़ी क्रिटिकल फैक्टर होते हैं, क्योंकि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनका एक टॉलरेंट लेवल होता है कि वो किस लेवल तक का टेम्परेचर झेल सकते हैं। जैसे कि अगर हम फ़िश की बात करें, फ़िश को अगर हम गर्म पानी में या जैसे कि हम सलाइन वाटर की फ़िश है, ब्रैकिश वाटर की फ़िश है, उसको अगर हम फ्रेश वाटर में कर देंगे, डाल देंगे, तो उसका क्या है, उसका पूरा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। ऐसे अगर हम टेम्परेचर भी चेंज करते हैं तब भी वो सर्वाइव नहीं कर पाएगी। एंड लास्ट इज़ लास्ट बट नॉट लास्ट, एंड हम देखते हैं इसके आगे एटमॉस्फेयर। आपको पता ही है एटमॉस्फेयर में क्या है। एटमॉस्फेयर में हमारे काफ़ी सारी गैसेस हैं, जैसे कि 21% ऑक्सीजन है, 78% नाइट्रोजन है, एंड 0.038% आपकी कार्बन डाइऑक्साइड है, जो आपकी एट प्रेजेंट 420 या 400 ppm पे है अभी। ठीक है, और कुछ इनर्ट गैसेज है, इनर्ट गैसेज जैसे आर्गन, नियोन एटसेट्रा। ठीक है, ये सब आपकी थोड़ी बहुत इनर्ट गैसेज है। ये आपके एटमॉस्फेयर है। एटमॉस्फेयर भी एबायोटिक कंपोनेंट है। इसके बाद है सबस्ट्रेटम। सबस्ट्रेटम में कुछ नहीं है, वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रो। लैंड पे जो भी आपके सॉइल होती है उसके सॉइल के हल्के से नीचे हम जाते हैं तो वाइड वैरायटीज़ क्या मिलते हैं आपको, माइक्रोब्स, प्रोटोजोआ, फंगी, स्मॉल एनिमल्स, इन्वर्टिब्रेट, ये सब आपको मिलते हैं। ठीक है, एंड इसके बाद हम देखते हैं मटेरियल्स। मिनरल्स, सॉरी यहाँ मिनरल्स आएगा। ठीक है, मिनरल्स कौन कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, खनिज कैसे होते हैं आपके? इनऑर्गेनिक भी होते हैं एंड ऑर्गेनिक भी होते हैं। जैसे कि अगर हम ऑर्गेनिक की बात करें तो प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ये सब कौन से हैं? ये सब आपके ऑर्गेनिक है। ये आपकी बॉडीज़ में भी मिलते हैं। ठीक है ना, आपकी बॉडीज़ भी सिंथेसाइज करती है और आप बाहर से भी लेते हैं प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। क्लियर है? ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके आगे हम देखते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ये सब आपके इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, और ये सब एसेंशियल होते हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म को कार्बन भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए होती है, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है, वाटर भी चाहिए होता है, हर चीज़, काफ़ी सारी चीज़ें चाहिए होती है जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड में आती है। ओके, एंड अब हम देखते हैं बाकी एक और फैक्टर होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। लैटीट्यूड गाइज आपको पता ही होगा, अगर ये हमारी अर्थ है, इसके बीचों बीच से एक लाइन निकलती है, लाइन जो हमारे साइंटिस्ट ने बनाई है, जोग्राफर्स ने बनाई है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटर। क्या बोलता है? इक्वेटर। ये आपकी जो अर्थ है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देती है, इक्वल दो पार्ट में। ठीक है, ऊपर वाले को बोलते हैं हम नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नीचे वाले को बोलते हैं हम साउदर्न हेमिस्फेयर। यहाँ होता है आपका नॉर्थ पोल
एंड ऊपर होता है, नीचे होता है आपका साउथ पोल। क्लियर है? इतना पता होगा आप सब लोगों को, मेरे को लगता है कि इतना तो आपको पता ही होना चाहिए। एंड लैटिट्यूड्स फिर कैसे, बाकी सारे लैटिट्यूड्स कैसे होते हैं, इसके पैरेलल होते हैं, तभी हम लैटिट्यूड्स को हम पैरेलल्स भी बोलते हैं। ठीक है, लैटिट्यूड्स को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल्स भी बोलते हैं। अब ये लैटिट्यूड पे कैसे डिपेंड होता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि अर्थ जो है हमारी वो 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। कितने पे? 23.5 डिग्री पे टिल्टेड है। तो उससे क्या होता है, उससे सन की पोजीशन हमारी कैसी रहती है, सिर्फ इसी एरिया में रहती है, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ। हमारा जो सन की पोजीशन रहती है, जो सीधी रेज रहती है सन की, वो सिर्फ इसी एरिया में रहती है, इसीलिए इसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। ठीक है, ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गर्मी काफ़ी रहती है इस एरिया में, लेकिन अगर हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ सन की रेज कैसी होने लगती है, स्लैंट होने लगती है, तो तिरछी होने लगेगी। तो तिरछी होएगी तो क्या होएगा, उसमें जो एनर्जी रहती है वो काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, तो यहीं अगर हम नॉर्थ पोल की बात करते हैं और साउथ पोल की बात करते हैं, यहाँ सन रेज बहुत कम आती है, और ऐसा भी रहता है कि 6 महीने सन रेज रहती है, लेकिन वो भी ना के बराबर ही होती है, मतलब कि उससे कुछ एनर्जी, मतलब हीट हम बोले, एनर्जी नहीं है, हीट की अगर हम बात करें तो हीट कुछ नहीं होती है उसमें, बहुत कम हीट होती है। तो यहाँ पे जनरली आइसी एटमॉस्फेयर देखा जाता है, मतलब कि आइस जमी पड़ी होते हैं, फ्रिज जोन बोलते हैं हम इसको। कौन सा जोन बोलते हैं? फ्रिज जोन, नॉर्दर्न। एंड नीचे तो आपको पता ही होगा एंटार्क्टिक है। ठीक है, एंटार्क्टिक तो पूरे ही बर्फ़ से जमा पड़ा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे गर्मी नहीं होती, वहाँ पे बहुत ठंड होती है, इस वजह से वो वहाँ पे बर्फ़ के गोले हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर वाला जोन कौन सा होता है, 66.5 नॉर्थ एंड साउथ में, वो होता है टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में क्या होता है, टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, लेकिन रेनफॉल भी आपकी जो फिजियोग्राफी होती है उस पर डिपेंड करती है एक्चुअली रेनफॉल। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि पूरे टेम्परेट जोन में रेनफॉल हाई है एंड लो है, हाई भी है लो भी है, दोनों तरह की है। ये सब आपके फिजियोग्राफी पे डिपेंड करती है। ठीक है, लेकिन रिलेटिवली टेम्परेचर लो ही होता है एज़ कम्पेयर टू ट्रॉपिकल जोन। क्लियर है? तो जैसे जैसे आप ट्रॉपिक से ऊपर जाते जाओगे, आप देखोगे कि जो आपके बायोडाइवर्सिटी है या फिर आप बोलो या फिर नंबर ऑफ स्पीसीज़ जो है, नंबर ऑफ वेराइटीज़ या नंबर ऑफ स्पीसीज़, वो कम होने लगती है। क्यों? क्योंकि ये सब डिपेंड होता है आपके एक ही मेन सोर्स पे, जो है सन की डायरेक्ट रेज कहाँ पड़ रही है, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ में। तो सब कुछ आपके ट्रॉपिकल जोन में काफ़ी ज़्यादा होता है, जैसे कि आपके मैक्सिमम 40 वर्ल्ड की 40% स्पीसीज़ जो है या पॉपुलेशन आप बोलो, वो कहाँ पे है, वो इक्वेटर जोन पे ही है, ट्रॉपिकल जोन में। ठीक है, वो ट्रॉपिकल जोन में ही है। ऐसे अगर हम एल्टीट्यूड की बात करते हैं, जब लैटिट्यूड की बात करें, लैटिट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे आपका क्या है, पॉपुलेशन डिक्रीज़ होने लगेगी, बायोडाइवर्सिटी कम होने लगेगी। ऐसी एल्टीट्यूड भी है, एल्टीट्यूड जैसे जैसे बढ़ेगा तो क्या आएगा, एल्टीट्यूड बढ़ेगा तो टेम्परेचर कम होता है, पता होगा आपको। टेम्परेचर कम होएगा, अब कम होता है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि टेम्परेचर कम होता है, आप कैसे याद रखोगे? आपने मूवीज़ देखी होगी, जैसे कि आपने आयरन मैन मूवी देखी होगी, उसमें क्या करता है, वो हवा में उड़ रहा होता है, अंतरिक्ष में चला जाता है। अंतरिक्ष में जाता है तो क्या होता है, उसका जो कवच होता है उस पर क्या होने लगता है, उसकी जो बॉडी होती है उस पर बर्फ़ जमने लगती है। ऐसे ही आपने एरोप्लेन्स पे भी देखा होगा कि बर्फ़ जमती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, तो इसलिए बर्फ़ जमने लगती है। ठीक है, इससे आपको याद रहेगा कि टेम्परेचर, अगर हम ऊपर जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर कम होएगा। ठीक है, ऐसे टेम्परेचर कम होएगा तो क्या होएगा, आपकी जो पॉपुलेशन है वहाँ कम रहेगी। ठीक है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर कम होएगा। इसलिए लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड पे भी आपका डिपेंड करता है आपका इकोसिस्टम। Latitude has a strong influence on any area temperature, resulting in change of climate such as polar climate, tropical climate मैंने बताया, temperate climate भी मैंने बताया अभी। These climate determine different natural biomes। आगे हम देखेंगे biomes के बारे में
क्या होता है, लेकिन अभी हम इकोसिस्टम के बारे में ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। एंड एल्टीट्यूड की अगर हम बात करें तो सी लेवल से जो हाईएस्ट पीक है, फ्रॉम सी लेवल टू हाईएस्ट पीक वाइल्ड लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय एल्टीट्यूड। एज द एल्टीट्यूड इंक्रीजेज द एयर बिकम कोल्डर एंड ड्रायर। एयर कैसी हो रही है, ठंडी हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर कैसा हो रहा है, कम हो रहा है, ठंडा हो रहा है, अफेक्टिंग वाइल्ड लाइफ अकॉर्डिंगली। वाइल्ड लाइफ डिक्रीजेज एज एल्टीट्यूड इंक्रीजेज। क्लियर है सबको? एबायोटिक कंपोनेंट क्लियर है सबको? एबायोटिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं? एनर्जी, रेनफॉल, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, सबस्ट्रेटम, मिनरल्स, लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। और बाकी कुछ एयर, सैलिनिटी, सॉइल, टेम्परेचर, लाइट, वाटर, ये सब भी होता है, ठीक है। क्लियर है? ये अभी आपने देखा एबायोटिक कंपोनेंट इकोसिस्टम के। अभी हम कंपोनेंट्स देख रहे हैं इकोसिस्टम के, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं। इससे पहले हमने क्या देखा था, इकोसिस्टम की हमने डेफिनेशन देखी थी, इकोसिस्टम में क्या क्या आता है, ठीक है। इकोसिस्टम में कैसे हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक है। ये सब हमने अभी देखा इकोसिस्टम में। इसके बाद हम कंपोनेंट्स देख रहे हैं। कंपोनेंट्स में हमारे पास दो तरीके के कंपोनेंट होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक। एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग कंपोनेंट एंड बायोटिक मतलब लिविंग कंपोनेंट। अभी हमने पढ़ा है एबायोटिक कंपोनेंट के बारे में, ठीक है। अब हम आते हैं बायोटिक कंपोनेंट पे। बायोटिक कंपोनेंट्स इंक्लूड लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो सब आपके बायोटिक कंपोनेंट में आते हैं। जैसे कि आपके प्लांट्स हो गए, एनिमल्स, माइक्रोब्स, एंड ये जो एंड आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंगली टू देयर फंक्शनल एट्रीब्यूट्स इनटू प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। अब इनको हमने किस में डिवाइड कर दिया, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स में डिवाइड कर दिया। अभी मैंने आपको पहले बताया भी है थोड़ा, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। इसमें प्रोड्यूसर में हम सबसे पहले प्राइमरी प्रोड्यूसर देखते हैं, ठीक है। बायोटिक कंपोनेंट्स में क्या होता है, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, ये सब आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब हम इन लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। कैसे कैसे? एक प्राइमरी प्रोड्यूसर में और एक कंज्यूमर में, या फिर आप बोल लो नॉर्मल प्रोड्यूसर में और कंज्यूमर में। अब जो प्रोड्यूसर होते हैं उसको हम एक और नाम से बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद का खाना बनाने वाले, ठीक है। ऑटोट्रॉप्स मतलब खुद का खाना बनाने वाले, सेल्फ नरिशिंग। क्लियर है? अब इसके अंदर आपके क्या आते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में क्या क्या आएगा आपका, ग्रीन प्लांट्स आएंगे। क्या आएगा? ग्रीन प्लांट्स आएंगे। एंड ग्रीन प्लांट्स और साथ में क्या आएगा, बैक्टीरिया भी आएगा और एल्गी भी आएगा। यहाँ ध्यान दो, यहाँ पे फंगस और आपके वायरस वगैरह नहीं है, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर में क्या है, बैक्टीरिया है और एल्गी है। यहाँ क्या नहीं है, फंगस नहीं है और क्या नहीं है आपका, वायरस नहीं है, ठीक है। प्राइमरी प्रोड्यूसर में आपके ग्रीन प्लांट में आपके कुछ बैक्टीरिया भी आते हैं और कुछ एल्गी भी आती है। और ये कैसे एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ये अपने खुद कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कैसे बनाते हैं, वही फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, सन की रेस से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर का यूज़ करके ये कार्बोहाइड्रेट फॉर्म करते हैं एंड एनर्जी क्रिएट करते हैं, ठीक है। ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस होता है, आपको पता ही है। अब हम बात करते हैं कंज्यूमर्स को। कंज्यूमर्स को हम बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स, जो कि डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे पे, बेसिकली प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। हेटेरोट्रॉप कंज्यूमर को हम हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं और फोगेटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स भी बोलते हैं और फैगोट्रॉप्स भी बोलते हैं, ठीक है। इनको भी हमने कंज्यूमर को भी हमने दो टाइप में डिवाइड कर दिया है। एक है माइक्रो कंज्यूमर एंड एक है माइक्रो कंज्यूमर, एक है मैक्रो कंज्यूमर, ठीक है। मैक्रो मतलब होता है बड़ा, ठीक है। मैक्रो मतलब होता है बड़ा। तो इसमें क्या होता है, आपके प्राइमरी कंज्यूमर्स आते हैं। इसमें आपके सारे कंज्यूमर्स आते हैं जो कि आप अपने आसपास देखते हो। क्योंकि वो मैक्रो है, बड़े हैं, तो आप अपने आसपास इन सबको देख लोगे। जैसे कि प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवोरस हो गया। हर्बीवोरस जैसे कि आपने देख लिया, कैटल हो गया, ठीक है। हर्बीवोरस में कैटल्स आते हैं, आपके काओ, बफेलो, ये सब किस में आते हैं, हर्बीवोरस में आते हैं। डियर, ये सब हर्बीवोरस में आते हैं। तो ये क्या होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर होते हैं। प्राइमरी कंज्यूमर कैसे, ये आपकी घास वगैरह खाती है। प्लांट्स या प्लांट के जो भी पार्ट्स होते हैं उन पे जो भी ऑर्गेनिज्म डिपेंड करते हैं उनको हम प्राइमरी कंज्यूमर्स बोलते हैं,
ठीक है। प्राइमरी कंज्यूमर मतलब कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड होते हैं। इसके बाद क्या आता है सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर जैसे कि वोल्फ वगैरह हो गए, ठीक है, वोल्फ हो गए या फिर आपके स्पैरो हो गई। कैसे स्पैरो कैसे, जैसे कि यहाँ पे प्राइमरी कंज्यूमर में आप ले लो ग्रास होपर ले लो। ग्रास होपर क्या करता है, प्लांट्स वगैरह पे डिपेंड करता है। सेकेंडरी कंज्यूमर में क्या है आपका बर्ड आ गया या लिजर्ड आ गई, ये क्या करेंगे, ये आपके ग्रास होपर पे डिपेंड है, ग्रास होपर को खाएंगे ये, ठीक है। फिर टर्शरी कंज्यूमर कौन होंगे, जो लोग इन पे डिपेंड होंगे, जो इनको खाएंगे, जैसे कि ह्यूमंस भी हो सकते हैं बर्ड्स को खाने के लिए, और लिजर्ड को कौन खा सकता है, स्नेक खाएगा, ठीक है। ऐसे ही आपके इसके आगे भी कंज्यूमर्स आ जाते हैं। मैक्सिमम ये 6 लेवल तक ही जाते हैं, इसमें इससे 4 लेवल तक ही जाता है, 4 से 5 लेवल। बहुत कम होता है जो कि 6 लेवल तक भी पहुंच जाता है, ठीक है। फूड चेन में आप वो देखेंगे। एंड एक ओमनीवोरस भी आपको पता ही होगा, जो कि मतलब कि सब कुछ खा लेता है, प्लांट्स भी एंड एनिमल्स को भी, उनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस। जो फ्लैश भी खाते हैं एंड प्लांट्स भी खाते हैं उनको हम बोलते हैं ओमनीवोरस, ठीक है। अब हम देखते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स क्या होते हैं। ये तो अभी हमने देखा, जो हमने आपने आसपास देखा वो सब तो हमारे अभी मैक्रो कंज्यूमर में ही लग गए, ठीक है। माइक्रो कंज्यूमर में ही हमारे आपके कवर हो गए, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी, टर्शरी एंड ओमनीवोरस, इन सब में ही आपके कवर हो गए। लेकिन अब ये माइक्रो कंज्यूमर में क्या बचा, माइक्रो कंज्यूमर में आपके सेप्रोट्रॉप्स आते हैं। कौन से आते हैं, सेप्रोट्रॉप्स आते हैं। सेप्रोट्रॉप्स को क्या बोलते हैं, डीकम्पोजर्स बोलते हैं। जैसे कि आपकी कोई लीव्स वगैरह या कोई डेड प्लांट्स वगैरह होते हैं, डेड लीव्स होती है, वो गिरी, ठीक है, वो ज़मीन पे गिर गई। अब उसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होगा। डिकम्पोजिशन कैसे स्टार्ट हो गया, बैक्टीरिया, एल्गी वगैरह के थ्रू इसका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होएगा, फंगी वगैरह के थ्रू, ठीक है। बैक्टीरिया एंड फंगी वगैरह के थ्रू इनका डिकम्पोजिशन स्टार्ट होएगा। फिर ये क्या करेंगे, जो भी उनके मैटर होंगे उनको इनऑर्गेनिक मैटर के थ्रू वो एनवायरनमेंट में वो मिनरल्स सप्लाई कर देंगे। और वो मिनरल्स दोबारा कौन यूज़ करेगा, प्लांट अपने में यूज़ करेगा, ठीक है। वो इनऑर्गेनिक मैटर प्लांट यूज़ करेगा, प्लांट के लिए एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं वो सब प्लांट्स यूज़ करेगा। तो ये पूरी लाइफ साइकिल बन जाती है, पूरी एक साइकिल बन जाती है जिसके थ्रू ये सब होता है, ठीक है। माइक्रो कंज्यूमर्स में क्या है आपके, बैक्टीरिया एंड फंगी। ध्यान देना यहाँ पे बैक्टीरिया एंड फंगी ही है और कुछ नहीं है, ठीक है। क्लियर है। यहाँ पे बायोटिक कंपोनेंट देख सकते हो आप, फंगी हो गया, प्लांट्स, प्रोटिस्टोन, एनिमल्स, बैक्टीरिया एटसेट्रा, ठीक है। अब हम अपना जो इकोसिस्टम है उसको हम कैसे कैसे डिवाइड करते हैं, क्लासीफाई कैसे करते हैं। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने कंपोनेंट देखे हैं। इससे पहले हमने क्या देखा, इकोसिस्टम के बारे में डेफिनेशन देखी है, क्या होता है इकोसिस्टम, क्या क्या आता है इकोसिस्टम के अंदर, जैसे प्लांट है, ट्रीज, एनिमल्स, बर्ड, फिश, ये सब आता है। इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, छोटा कितना, एक ट्री जितना भी हो सकता है, ठीक है। एंड इसके अंदर आपके सब कुछ आता है, फिजिकल एनवायरनमेंट, बायोस्फीयर, सब कुछ। ये एक फुली फंक्शनल एक पार्ट होता है एक बायोस्फीयर का, इकोसिस्टम, ठीक है। क्या होता है इकोसिस्टम, क्या होता है, एक फुली फंक्शनल पार्ट होता है एक बायोस्फीयर का। फुली फंक्शनल पार्ट मतलब कि वो अपने में अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है, वो पूरा अच्छे से काम कर रहा है ये सिस्टम, ये होता है आपका इकोसिस्टम। जैसे कि आप एक्वेटिक में देख सकते हो, यहाँ पानी भी आ गया, लेकिन वहीं अगर हम कम्युनिटीज तक देख रहे थे तो यहाँ पानी नहीं था, ठीक है। पानी नहीं था तो मतलब ये जीवित कैसे रहते, ये कैसे अलाइव रहते, तो यहाँ पे लाइफ नहीं थी। लेकिन जैसे यहाँ पानी आया, यहाँ लाइफ आ गई, ठीक है। और इसके बाद हमने क्या देखे, कंपोनेंट्स देखे, एबायोटिक कंपोनेंट और फिर बायोटिक कंपोनेंट। इसके बाद हम क्या देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं क्लासिफिकेशन। इकोसिस्टम को हम क्लासीफाई कैसे कर रहे हैं। इकोसिस्टम को हम बेसिकली सबसे पहले 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक है टेरिस्ट्रियल, मतलब कि लैंड वाला इकोसिस्टम, आपके लैंड पे जो भी इकोसिस्टम है। और फिर सेकंड है एक्वेटिक इकोसिस्टम, मतलब पानी का इकोसिस्टम। पानी वाले में आप क्या देगा, फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर जैसे कि आपकी रिवर्स हो गई, आपके लेक्स हो गए, फ्रेश वाटर लेक्स, वहाँ पे क्या इकोसिस्टम है आपका। सलाइन वाटर, सलाइन वाटर जैसे कि आपका ओशन हो गया या सॉल्ट वाटर लेक हो गई, वहाँ पे कैसा इकोसिस्टम है। एंड मरीन वाटर,
मरीन वाटर भी आपका ब्रैकिश वाटर होता है, ठीक है, ऑलमोस्ट मिक्स टाइप का। एंड टेरेस्ट्रियल में क्या होता है, आपके फॉरेस्ट आते हैं, फॉरेस्ट भी काफ़ी तरह के हो जाते हैं आपके। फिर क्या आता है टेरेस्ट्रियल में, ग्रासलैंड। आपको ये आपका ऊपर ऊपर से एक क्लासिफिकेशन है, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। इसमें भी फिर काफ़ी सारे डिफरेंस आ जाते हैं। फॉरेस्ट में भी टेम्परेट फॉरेस्ट, डेसिडियस फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल फॉरेस्ट काफ़ी सारे आ जाते हैं। ग्रासलैंड भी आपकी काफ़ी सारे आ जाते हैं। डेजर्ट भी आपके दो टाइप के हो जाते हैं, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट वगैरह। ये सब अभी ऊपर ऊपर से है। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में क्या कैसे हम डिवाइड करते हैं, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट। एंड एक्वेटिक में क्या है, फ्रेश वाटर, सलाइन, मरीन वाटर, ठीक है। अब हम इसको आगे पढ़ेंगे। हाँ देखो, अभी तक आपने क्या देखा, अभी तक आपने इकोलॉजी देखा, इकोलॉजी के बारे में पढ़ा, एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा और इकोसिस्टम के बारे में पढ़ा। अब तीनों में डिफरेंस क्या है, क्या होता है एनवायरनमेंट, क्या होता है इकोलॉजी और क्या होता है इकोसिस्टम, क्या डिफरेंस होता है। देखो, इकोलॉजी तो सबसे अलग ही है, आप लोगों को पता ही होगा। इकोलॉजी मतलब लॉजी आ रहा है इसके एंड में, तो मतलब ये स्टडी से रिलेटेड है, ठीक है। जैसा कि आपको डेफिनेशन बताइए, स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड द सराउंडिंग अकरिंग विद इन एन इकोसिस्टम और एनवायरनमेंट, ठीक है। स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट इज इकोलॉजी, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या है, इकोसिस्टम एक फुली फंक्शनल यूनिट है एक एनवायरनमेंट में, ठीक है, जिसको हम बायोस्फीयर भी बोल सकते हैं। इकोसिस्टम क्या है, एक जैसे कि ये बायोस्फीयर है, इसके अंदर एक छोटा सा ये इकोसिस्टम है जो फुली फंक्शनल है, ठीक है। और एक एनवायरनमेंट क्या होता है, एनवायरनमेंट होता है इन इकोसिस्टम का काफ़ी बड़ा ग्रुप को हम बोलते हैं एनवायरनमेंट। ये काफ़ी सारे इकोसिस्टम आ गए, ठीक है, और ये सब क्या होते हैं आपके एनवायरनमेंट, ठीक है। अब एक वर्ड आता है, जैसे कि अभी मैंने यहीं पे ये गोला बनाया, ठीक है, यहाँ ये चीज़ क्या है भाई, तो इसी से रिलेटेड आगे ये एक कंसेप्ट है इकोटोन। इकोटोन क्या होता है, इकोटोन इज अ जोन ऑफ जंक्शन बिटवीन टू और मोर डाइवर्स इकोसिस्टम, ठीक है। मान लीजिए एक इकोसिस्टम ये है एंड एक इकोसिस्टम ये है। अब ये क्या है, ये यहाँ पे ये ओवरलैप कर रहा है, यहाँ पे तीसरा भी आ सकता है, ठीक है। यहाँ पे तीनों ओवरलैप कर रहे हैं, यहाँ दो ओवरलैप करते हैं, यहाँ पे भी दो ओवरलैप कर रहे हैं। इन तीन जगह पे दो इकोसिस्टम ओवरलैप कर रहे हैं, लेकिन ये जो जगह है यहाँ पे क्या है, यहाँ तीनों इकोसिस्टम ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो इकोटोन क्या होता है, ये वाला एरिया होता है, जो भी मतलब जंक्शन वाला जो एरिया होता है वो आपका इकोटोन होता है। जैसे कि आपके इसका मेन एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव्स आपको पता ही होगा कहाँ होते हैं। मैनग्रोव्स आपको जनरली आपको वहाँ होते हैं जहाँ पे कि आपका जो रिवर वाटर होता है, फ्रेश वाटर, रिवर वाटर और सी जहाँ पे आपके मिल रहे होते हैं, यहाँ पे आपका कैसा वाटर फॉर्म होता है, यहाँ पे आपका ब्रैकिश वाटर फॉर्म होता है, ठीक है। ब्रैकिश वाटर आपका फॉर्म हो जाता है, तो यहाँ पे क्या आता है, आपके श्रब्स वगैरह हो जाता है। इन श्रब्स को क्या बोलते हैं हम, मैनग्रोव्स बोलते हैं, ठीक है। अब इन जो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस इकोटोन की, ये जो इकोटोन होते हैं ये नैरो भी हो सकते हैं और काफ़ी वाइड भी हो सकते हैं। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि बहुत थोड़ी सी जगह में हो, और ऐसा भी हो सकता है कि बहुत बड़े भी हो, ठीक है। यहाँ देखो, यहाँ आप एक ये जो डायग्राम है इसमें भी देख सकते हो, यहाँ आपका लैंड इकोसिस्टम है, यहाँ आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम है, दो इकोसिस्टम है, इन दोनों के बीच में ओवरलैप हो रहा है, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम बनाइए। इसको क्या बोले, इसको हमने बोला इकोटोन। यहाँ क्या बने, यहाँ आपके दलदल बनेंगे, मार्शी लैंड हो गए, ठीक है। यहाँ की अपनी अलग स्पीशीज होगी, यहाँ अपनी इसकी अलग वैरायटीज वगैरह होगी, ठीक है ना। दो इकोसिस्टम जहाँ मिलते हैं उस एरिया को बोलते हैं इकोटोन। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये काफ़ी नैरो भी हो सकता है, वाइड भी हो सकते हैं। एंड कंडीशन, इस यहाँ की कंडीशन कैसी होती है, ये जो दो इकोसिस्टम होंगे इन दोनों की मिक्स कंडीशन यहाँ पे होएगी, ठीक है, इंटरमीडिएट कंडीशन होएगी। इसलिए इस जो इकोटोन जो एरिया होता है इनको क्या बोलते हैं, इनको एरिया ऑफ टेंशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको, जोन ऑफ टेंशन भी बोलते हैं या एरिया ऑफ टेंशन भी बोलते हैं इन इकोटोन्स को।
और क्या होता है, एक जो वेल डेवलप्ड इकोटोन है, वेल डेवलप्ड इकोटोन कंटेन्स सम ऑर्गेनिज्म विच आर एंटायरली डिफरेंट, मतलब कि जो मैंने अभी बताया कि यहाँ की जो पॉपुलेशन है, यहाँ की जो स्पीसीज़ है वो एक एंटायरली अलग स्पीसीज़ भी हो सकते हैं जो आपकी ना ही लैंड इकोसिस्टम में मिल रही है और ना ही आपको वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में मिल रही है, वो सिर्फ आपको ट्रांजिशनल इकोसिस्टम में है। ऐसी स्पीसीज़ भी आपको यहाँ पे मिल सकती है। अब इससे इकोटोन से रिलेटेड दो काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड्स आते हैं, एक है एज सेलेक्ट एंड एक है एज स्पीसीज। एज इफेक्ट क्या होता है? समटाइम्स द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड पॉपुलेशन डेंसिटी ऑफ सम ऑफ द स्पीसीज इज मच ग्रेटर देन दिस। ठीक है, कभी कभी क्या होता है एज इफेक्ट में, क्या होता है जैसे कि आपका जो ये बगल वाले जो आपके इकोसिस्टम है वहाँ उसके रिलेटिव में इस ये जो इकोटोन वाला एरिया है यहाँ पे आपकी जो डेंसिटी होती है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। पॉपुलेशन डेंसिटी मैंने आपको बताया क्या होती है, पॉपुलेशन डेंसिटी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, तो इसको बोलते हैं एज इफेक्ट। मतलब कि जो आपका सराउंडिंग जो इकोसिस्टम है उससे ज़्यादा आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी ट्रांजिशनल इकोसिस्टम में है। ठीक है। और एज स्पीसीज क्या होती है? वो वाली स्पीसीज जो इस जो इकोटोन जो एरिया है, जो ट्रांजिशनल इकोसिस्टम है, इस एरिया में जो मैक्सिमम नंबर में जो स्पीसीज मिल रही है उसको बोलते हैं एज स्पीसीज। द ऑर्गेनिज्म विच अकर मोस्ट अबेंडेंटली इन दिस जोन। ठीक है, वो क्या होती है आपकी एज स्पीसीज होती है। दो वर्ड देख लिया आपने यहाँ पे इकोटोन से रिलेटेड, एक है एज इफेक्ट, एक है एज स्पीसीज। एंड इकोटोन क्या होता है? इकोटोन होता है इकोटोन होता है वो कॉमन पार्ट जहाँ पे दो इकोसिस्टम आके मिलते हैं, ट्रांजिशनल इकोसिस्टम भी बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आगे नीच। नीच क्या होता है? नीच एक, अगर मैं सिंपल भाषा में कहूँ तो एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का वो सब कुछ होता है जो उसको रहने के लिए चाहिए, जिंदा रहने के लिए उसको क्या क्या चाहिए वो सब उसके नीच में आता है। जैसे कि अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म को आपको कंजर्व करना है, उसको बचाना है, तो उसको बचाने के लिए आपको उसको क्या क्या प्रोवाइड करना है, कैसा उसको एनवायरनमेंट देना है, कैसा उसको खाने को देना है, कैसे उसके जो एनवायरनमेंट है उसके साथ उसका रिलेशनशिप कैसा रखना है, वो सब उसका नीच होता है। इसलिए हर एक स्पीसीज का उसका अलग ही नीच होता है। ठीक है, ईच स्पीसीज ऑक्यूपाई अ नीच इन अ कम्युनिटी। अ नीच इज द रोल niche is the role the species play and includes the type of food it eat, where it lives, where it reproduce and its relationship with other species। बाकी species के साथ भी कैसा relationship होता है उसका। ठीक है, ये सब उसका नीच में आता है। ओके, एंड इट इज़ यूनिक फॉर ऑल स्पीसीज। हर एक स्पीसीज का उनका अलग नीच होता है, किसी भी स्पीसीज का सेम नीच नहीं होता, हर एक का अलग होता है। ठीक है, एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। कंजर्वेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्यों? क्योंकि अगर आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का नीच ही नहीं पता होगा तो आप उनको कंजर्व कैसे करोगे? आपको कैसे पता चलेगा कि उसको खाने को क्या देना है, उसके रहने के लिए क्या चाहिए, और उसके जो सराउंडिंग जो स्पीसीज़ है उसको कौन कौन सी सराउंडिंग स्पीसीज़ चाहिए, उसको किन के साथ, किन स्पीसीज़ के साथ रखना है। अब आप किसी डियर को आप रख दोगे लॉयन के साथ तो वो कैसे ज़िंदा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा ना। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसको कंजर्व करना है तो ये सब आपको उसका नीच पता होना चाहिए। अब टाइप ऑफ नीच कैसे होते हैं? हैबिटेट नीच। हैबिटेट मतलब हैबिटेट वो जगह होती है जहाँ पे कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है, उसको हम बोलते हैं हैबिटेट। उसके रहने की जगह को बोलते हैं हैबिटेट। तो साफ है नाम से पता चल रहा है वेयर इट लिव्स। ठीक है, हैबिटेट नीच मतलब कि वो जगह की मतलब जहाँ वो रहता हो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं फूड नीच पे। सेकंड है फूड नीच, व्हाट इज ईट्स और डिकम्पोजेज एंड व्हाट स्पीसीज इट कम्पीट्स विद, और किन स्पीसीज के साथ उसको कम्पीट करना है, वो होता है उसका फूड नीच। रिप्रोडक्टिव नीच एंड फिजिकल एंड केमिकल नीच। फिजिकल में क्या आ जाएगा? आपके टेम्परेचर और लैंड की शेप वगैरह। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे कि हर एक जो बर्ड है उसकी जो ईटिंग हैबिट है वो अलग है। ठीक है,
फीडिंग इकोलॉजिकल नीड ऑफ वेडिंग बर्ड्स आर डिफरेंट, सबकी अलग है। फ्लैमिंगो देखो कैसे खा रहा है, एंड डक जो है वो किसी और चीज़ पे डिपेंड करती है, एंड ये जो बाकी के जो बर्ड्स है वो कुछ और खा रहे हैं, ठीक है। हर एक का अलग नीच है, क्लियर है। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, अभी तक हमने देखो अभी तक हमने इंडिविजुअल कवर कर लिया इकोसिस्टम में, सॉरी इकोसिस्टम नहीं, हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देख रहे हैं, उसमें हमने इंडिविजुअल कवर कर लिया, पॉपुलेशन कवर कर लिया, कम्युनिटी कवर कर लिया और इकोसिस्टम भी हमने कवर कर लिया। अब हम आ गए अपने 5th लेवल पे जो है बायोम, ठीक है। सबसे पहले यही देखो बायोम में क्या आ रहा है। बायोम में काफ़ी सारे आपके इकोसिस्टम आ रहे हैं। देखो एक इकोसिस्टम ये आपका यहाँ हो गया, एक इकोसिस्टम आपका इधर हो गया, और काफ़ी सारे अलग तरह के इकोसिस्टम भी होते हैं, ठीक है। मतलब कि अब अगर हम बोले कि बायोम क्या होता है, बायोम इज़ नथिंग बट द कलेक्शन ऑफ इकोसिस्टम, कलेक्शन ऑफ वेरियस टाइप ऑफ इकोसिस्टम, ठीक है। चलिए अब हम बायोम पे आते हैं। एक तो हाँ, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए बायोम में, बायोम की जब हम बात करते हैं तो सिर्फ हम बायोम में टेरेस्ट्रियल पार्ट की बात करते हैं। एक्वेटिक जो इकोसिस्टम होता है, एक्वेटिक जो पार्ट होता है वो बायोम में नहीं आता। बायोम को हम सिर्फ जो टेरेस्ट्रियल पार्ट होता है, जो आपका लैंड पार्ट होता है, उसी में आपको डिवाइड करता है, ठीक है। बायोम सिर्फ आपका टेरेस्ट्रियल पार्ट के लिए होता है। और ये काफ़ी जो आपका बायोम है वो काफ़ी सारे रीजन्स में डिवाइडेड होता है। जो आपका टेरेस्ट्रियल पार्ट है वो काफ़ी सारे रीजन्स में डिवाइड होता है, जिसको हम बायोम कहते हैं, ठीक है। काफ़ी सारे रीजन्स कैसे कैसे देखो, जैसे कि अभी हमने ये जो आप यहाँ पे ट्राइंगल देख रहे हो, ये जो डायग्राम आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या बता रहा है आपको। यहाँ पे इसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है, 2 हमने इसमें यहाँ पैरामीटर्स लिए हैं। एक है आपका रेनफॉल, एक है आपका रेनफॉल, यहाँ है ड्राई, ड्राई मतलब सबसे कम रेनफॉल, एंड यहाँ है वेट मतलब सबसे ज़्यादा रेनफॉल। ये है रेनफॉल, एंड ये है टेम्परेचर। टेम्परेचर ऊपर से ऊपर मतलब नेगेटिव है, एंड यहाँ पे पॉजिटिव है, ठीक है। अभी हम क्या बात कर रहे हैं, बायोम की बात कर रहे हैं। बायोम में हम देख रहे हैं कि हमारा जो टेरेस्ट्रियल पार्ट है उसमें कौन कौन से बायोम्स हैं, कौन कौन से इकोसिस्टम है। टेरेस्ट्रियल पार्ट ऑफ बायोस्फीयर इज डिवाइडेड इनटू इनॉर्मस रीजन कॉल्ड बायोम्स, ठीक है। एंड इसको हम जो हम डिवाइड करते हैं वो किन बेसिस पे डिवाइड करते हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिवाइड करते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशंस जैसे कि आपका टेम्परेचर, रेनफॉल, और आपके क्लाउडीनेस एंड प्रेशर, ये सब आपके क्या हो गए, ये सब आपके हो गए क्लाइमेटिक कंडीशंस। और साथ साथ में वेजिटेशन भी एक्चुअली क्लाइमेट पे डिपेंड होती है। आपकी एनिमल लाइफ में एंड सॉइल टाइप पे भी ये डिपेंड होता है बायोम आपका, ठीक है। और जैसे कि अभी आपने पीछे देखा था, जैसे कि किसी भी स्पीसीज़ का सेम नीच नहीं हो सकता, ठीक है। किसी भी 2 स्पीसीज़ का सेम नीच नहीं हो सकता, वैसे ही 2 बायोम जो है वो कभी भी सेम नहीं होते, क्लियर है। एंड क्लाइमेट डिटरमाइंस बाउंड्रीज ऑफ बायोम। अब अगर हम बात करें कि ये टुंड्रा बायोम जो है और ये बोरियल फॉरेस्ट जो है, ये अलग कैसे हो रहे हैं, मतलब कि क्या है इनकी बाउंड्री, कैसे हम इसको अलग कर रहे हैं। तो ये हम अलग कर रहे हैं क्लाइमेटिक कंडीशंस के ऊपर, ठीक है। क्लाइमेट डिटरमाइन करता है 2 बायोम के बीच का डिफरेंस, जो 2 बायोम के बीच की लाइन को, ठीक है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लाइमेटिक फैक्टर जो होता है हमारा टेम्परेचर और प्रिसिपिटेशन होता है, उसी के बारे में हम यहाँ पे देख रहे हैं इस डायग्राम में। देखो जब हम बात करते हैं सबसे कम टेम्परेचर में वहाँ प्रिसिपिटेशन भी कम ही होता है, ठीक है, नॉर्मल होता है। तो वहाँ क्या है, पोलर रीजन होता है, ठीक है। कैसा है आपको इकोसिस्टम में वो जो रीजन होता है वो पोलर रीजन होता है। यहाँ पे काफ़ी ठंडा होता है और काफ़ी ड्राई एयर होती है। उसके जब हम थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमें टुंड्रा इकोसिस्टम मिलेगा। कौन सा, टुंड्रा इकोसिस्टम। यहाँ पे आपकी हल्की हल्की लाइफ आनी स्टार्ट हो जाती है, लेकिन वो भी आपका मतलब कि एक्टिव फेज़ में नहीं रहती। और इसके बाद जो आता है हमारा बोरियल फॉरेस्ट, ठीक है।
बोरियल फॉरेस्ट में आपको कॉनीफेरस ट्रीज़ वगैरह देखने को मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा टेम्परेचर मतलब बढ़ रहा है, यहाँ पे सबसे कम टेम्परेचर है। ठीक है, एंड यहाँ ऊपर से नीचे क्या है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, एंड यहाँ से क्या है, रेनफॉल बढ़ रही है। और इस टाइम पे यहाँ पे क्या है, रेनफॉल क्या है, एवरेज है। रेनफॉल मतलब कि प्रिसिपिटेशन की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्नो के फॉर्म में रेनफॉल होती है, स्नोफॉल होती है, तो प्रिसिपिटेशन में आता है। ठीक है, देखो जहाँ अब ये वाला एरिया देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, यहाँ टेम्परेचर क्या है, काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन यहाँ रेनफॉल नहीं है, तो यहाँ क्या बनेगा, यहाँ डेजर्ट बनेंगे। ठीक है, यहाँ क्या फॉर्म हो रहा है, यहाँ डेजर्ट बन रहा है। वहीं आपकी रेनफॉल थोड़ी सी और बढ़ी हुई, यहाँ टेम्परेचर अभी ज़्यादा ही है। ठीक है, टेम्परेचर यहाँ ज़्यादा ही है, लेकिन रेनफॉल के बेसिस पे हम देखते हैं, रेनफॉल जहाँ बहुत कम है वहाँ क्या है, वार्म डेजर्ट है। फिर जैसे रेनफॉल थोड़ी बढ़ी तो यहाँ क्या है, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड आया। ट्रॉपिकल ग्रासलैंड की बात क्यों हुई है यहाँ पे, क्योंकि अभी हम हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, और आपका हाई टेम्परेचर कहाँ होता है, वो ट्रॉपिकल रीजन में होता है, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ, वह आता है आपका ट्रॉपिकल जोन। क्लियर है। इसके बाद थोड़ी रेनफॉल और हुई तो यहाँ सवाना टाइप ग्रासलैंड आ गया आपका। पहले क्या था, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, फिर आपका क्या है, सवाना ग्रासलैंड, जहाँ पे कि आपके ग्रासलैंड काफ़ी बड़े होते हैं, काफ़ी बहुत कम वहाँ पे पेड़ देखने को मिलते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं पेड़। आपने मूवीज़ वगैरह में भी देखा होगा, ये सवाना ग्रासलैंड टाइप हॉलीवुड मूवीज़ में काफ़ी आते हैं। इसके बाद जैसे आपकी रेनफॉल और बढ़ी तो क्या है, आपके फॉरेस्ट बनने स्टार्ट हो गए, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बने। ठीक है, और फिर और रेनफॉल हुई तो क्या होगा, आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बने। इससे पहले क्या बने थे, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। उसके बाद जब काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल और काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर हुआ तो आपके ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बनने लगे। और आपके डेजर्ट भी दो टाइप के बताए हैं मैंने, कोल्ड डेजर्ट और हॉट डेजर्ट। एंड प्रेरीज भी एक टाइप की ग्रासलैंड होती है। ठीक है, एंड यहाँ पे आप देख रहे हो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट है। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं इन सब बायोम्स को हम देखते हैं। ठीक है, कैसे कैसे डिवाइडेड है। सबसे पहले हम ये थोड़ा ओवरव्यू देख रहे हैं, आज इंट्रोडक्शन है इकोलॉजी की, तो अभी हम ओवरव्यू में देख रहे हैं, आगे हम इसको डीप में कवर करेंगे हर एक चीज़ को। ठीक है, सबसे पहले हम आते हैं टूंड्रा पे। टूंड्रा जैसे कि अभी आपने पीछे देखा, टूंड्रा कहाँ पे आपका, ये रहा टूंड्रा। ऊपर पोलर में तो कोई वेजिटेशन है ही नहीं, वहाँ बर्फ़ जमी पड़ी है, कुछ है ही नहीं, कोई नहीं रहता वहाँ पे, इसलिए उसकी बात करते भी नहीं है। सबसे पहले हम बात करते हैं टूंड्रा की। ठीक है, टूंड्रा सब कहाँ पे है, जहाँ सबसे ज़्यादा ठंडी जगह है। ठीक है, नॉर्थ एंड साउथ मोस्ट रीजन ऑफ वर्ल्ड, ये आपकी अर्थ है। तो टूंड्रा कहाँ होएगा, ये जो नॉर्थ का रीजन है और जो ये साउथ का रीजन है, यहाँ पे आपके कौन सा इकोसिस्टम मिलेगा, आपको टूंड्रा इकोसिस्टम मिलेगा। और यहाँ पे आपको कौन से ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेंगे, आर्कटिक फॉक्स वगैरह, मतलब कि वो वाले ऑर्गेनिजम्स होंगे जिनके जो स्किन होती है वो काफ़ी ज़्यादा फर होते हैं, उनके काफ़ी ज़्यादा बाल होते हैं, ताकि वो इतनी ठंड सहन कर सके। ठीक है, पोलर बियर होते हैं, स्नोई आउल होते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे होते हैं, कैसे आपको यहाँ पे कैसे फोना देखने को मिलते हैं, कैसे ऑर्गेनिज्म देखने को मिलते हैं, आर्कटिक फॉक्स, पोलर बियर, स्नोई आउल। और आपका टूंड्रा इकोसिस्टम कहाँ होता है, आपका काफ़ी ठंडी जगह में होता है, नॉर्थ एंड साउदर्न मोस्ट रीजन ऑफ वर्ल्ड। इसके नीचे और आते हैं हम, तो आपको मिलेगा टैगा। टैगा को आप बोरियल फॉरेस्ट भी बोल सकते हो या स्नो फॉरेस्ट भी बोल सकते हो। यहाँ पे आपका ना थोड़े फॉरेस्ट बनने स्टार्ट हो गए, मतलब कि काफ़ी सारे पेड़ है, लेकिन उन पेड़ों पे भी अभी भी काफ़ी ज़्यादा बर्फ़ है, ठंडी ठंडी जगह है अभी वो भी। ठीक है, ये आप रशिया वगैरह में देख सकते हो। ठीक है, ये कहाँ मिलते हैं आपको, नॉर्दर्न यूरोप में है, एशिया में, नॉर्थ अमेरिका में। क्लियर है, और इसको हम क्या बोलते हैं, बोरियल फॉरेस्ट भी बोलते हैं या स्नो फॉरेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपको वेजिटेशन कौन सी देखने को मिलती है, कोनीफेरस एवरग्रीन ट्रीज़ वगैरह यहाँ पे देखने को मिलते हैं। कोनीफेरस मतलब कि जो आपकी जो ट्रीज़ होते हैं ये आपके कोन की शेप में होते हैं, जैसे कि आप ये सब देख रहे होगे, ये सब आपके जो पेड़ है ये कोन की शेप में है, दिख रहा है आपको। इसमें से आपके जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो आपके पेड़ है, मतलब कि जो वेजिटेशन की बात करूँ तो वो है स्प्रूस एंड
फिर्स, जैसे कि ये हो गया फिर हो गया, एंड स्प्रूस की भी यहाँ पे काफ़ी सारी वैरायटीज़ है, ये सारी स्प्रूस है, ठीक है, देवदार वगैरह, सीडार, ये सब क्या है आपके कॉनिफेरस ट्रीज है, ठीक है। अभी तक हमने दो देख लिए, दो कौन कौन से देख लिए हमने, टैगा टूंड्रा देख लिया और टैगा देख लिया। ये देखो हमने टूंड्रा कर लिया है और बोरियल फॉरेस्ट या टैगा हमने कर लिया, ठीक है। अब हम आते हैं और नीचे, अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की। अब हम इसकी बात करते हैं, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट की। ये आपको फॉरेस्ट कहाँ पे देखने को मिलते हैं? ये आपको ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका में मिलेंगे, यूरोप में आपको मिलेंगे, यूरोप के भी सेंट्रल एंड साउदर्न यूरोप में, चाइना में, जापान में और न्यूजीलैंड में, ठीक है। जो भी आपका टेम्परेट रीजन होता है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। टेम्परेट रीजन आपका कहाँ से कहाँ तक है? 23.5 नॉर्थ से 66.5 नॉर्थ में, एंड 23.5 साउथ से 66.5 साउथ का। ये जो रीजन होता है ये आपका होता है टेम्परेट रीजन। तो ऑब्वियसली बात है कि यहीं पे ही आपको ये फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे जहाँ पे कि रेनफॉल थोड़ी ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है। तो कहाँ रेनफॉल ज़्यादा अच्छी हो रही है? आपके सेंट्रल एंड साउदर्न यूरोप में, ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न पार्ट, साउदर्न नहीं, क्योंकि वहाँ पे आपके माउंटेन की एक बहुत बड़ी माउंटेन की रेंज है, उस वजह से वहाँ इतनी अच्छी बारिश नहीं हो पाती, इसलिए ईस्टर्न नॉर्दर्न अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है। वेस्टर्न चाइना और जापान एंड न्यूजीलैंड, क्लियर है। यहाँ पे टेम्परेचर आपको कैसा मिलता है? यहाँ पे टेम्परेचर आपका एवरेज होता है, और रेनफॉल कैसी होती है? रेनफॉल हैवी है। यहाँ आप देख रहे हो कैसी रेनफॉल है, रेनफॉल हैवी है ना, तभी तो आपको यहाँ पे टेम्परेचर डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे आपको फ्लोरा कैसे, पेड़ पौधे कैसे देखने को मिलेंगे? वेजिटेशन आपके ओक है और मैपल है, ठीक है। और ये जो एरिया होता है टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट वाला, ये मोस्ट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चरल एरिया होता है अर्थ पे, ठीक है। सबसे ज़्यादा अच्छा एरिया होता है एग्रीकल्चरल के लिए अर्थ पे, जो भी सबसे अच्छा रीज़न अगर हम बोले तो वो टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रेनफॉल काफ़ी अच्छी होती है और प्लेन्स होते हैं, आराम से मतलब कि आप खेती वेती कर सकते हो, एंड आपने देखे भी होंगे ये सब, ठीक है। इसके आगे हम चलते हैं, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हम बात करते हैं। रेन फॉरेस्ट देखो, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अब हम इसकी बात करते हैं। यहाँ क्या है? यहाँ रेनफॉल बहुत हैवी है, ठीक है, हैवी रेनफॉल है, और टेम्परेचर भी कैसा है? काफ़ी ज़्यादा वार्म है, काफ़ी ज़्यादा गर्म एरिया। तो ये आपके कहाँ देखने को मिलता है? इक्वेटोरियल रीजन में, 23.5 नॉर्थ एंड 23.5 साउथ में, ठीक है। एंड इक्वेटोरियल रीजन में गाइज, इक्वेटोरियल रीजन जो है वो 7% है पूरी अर्थ सरफेस का। अर्थ की जो लैंड की सरफेस है 7% है ट्रॉपिकल जोन में। एंड जो अगर हम वर्ल्ड के प्लांट या स्पीसीज़, एनिमल्स की भी स्पीसीज़ की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्लांट एंड एनिमल की स्पीसीज़ है 40% जो है इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है। मतलब कि वर्ल्ड के 7% पार्ट में आपकी 40% पॉपुलेशन रह रही है। तो ऐसा क्यों है? ऐसा वही है आपके सन की वजह से, वार्म क्लाइमेट की वजह से। तो उसकी वजह से क्या, डाइवर्सिटी अच्छी होती है, ठीक है। एंड आपकी रेनफॉल पे भी, वाटर पे भी डिपेंड करता है सब कुछ। इसके आगे हम देखते हैं सवाना। सवाना एक टाइप ऑफ ग्रासलैंड होता है जो कि आपको अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोरा कैसे मिलेंगे आपको? ग्रासलैंड मिलेंगे। अब ग्रासलैंड की बात हो रही है तो वहाँ पे आपके फोना, आपके एनिमल्स कैसे होंगे? आपके ग्रासलैंड है तो सबसे एनिमल्स वहाँ कैसे होंगे? घास चढ़ने वाले ही होंगे, ग्रेजिंग करने वाले, ठीक है। जैसे कि आपके एंटीलोप हो गए, बारासिंगा वगैरह हो गए, बफेलोज हो गई, जैबरा हो गई, एलिफेंट हो गए, ये सब है। अब जब ये सब है, बफेलो भी है, जैबरा भी है, इतने सारे आपके जो ग्रेजिंग करने वाले हैं, तो इनको खाने के लिए भी तो कोई होना चाहिए ना। तो कार्निवोरस आपके एनिमल्स भी होंगे, लायन, चीता, हाइना, और ये सब जनरली आपको लायन, चीता, हाइना आपको जनरली, वैसे और चीता वगैरह आपको आगे भी देखने को मिल जाते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वगैरह में भी। लेकिन अगर लायन, चीता, हाइना वगैरह की बात करें तो ये आपको जनरली आपको ग्रासलैंड वगैरह में ही देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये फास्ट मूविंग एनिमल्स होते हैं, तो इनको भागने के लिए काफ़ी बड़ी और समतल जगह चाहिए होती है, प्लेन वाली जगह चाहिए होती है, तो इसीलिए ये ग्रासलैंड वगैरह में ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। एंड इसके बाद हम बात करते हैं ग्रासलैंड की।
ग्रासलैंड में क्या है, टेम्परेट कंडीशंस है। यहाँ सवानाज की बात हो रही है, ठीक है। टेम्परेचर कंडीशन क्या होती है, टेम्परेट होती है। और रेनफॉल कैसी है, थोड़ी सी कम है रेनफॉल, ठीक है। और यहाँ पे आपको फोना की अगर मैं बात करूँ, आपको एनिमल्स कैसे मिलेंगे, जब ये ग्रासलैंड है तो सेम साफ सीधी बात है, आपके वही ग्रेजिंग वाले एनिमल मिलेंगे और कार्निवोरस एनिमल्स भी मिलेंगे, जैसे लायन, पैंथर, चीता वगैरह, ये सब आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखते हैं डेजर्ट इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम, यहाँ पे क्या है, डेजर्ट कहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, यहाँ पे, जहाँ पे कि टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है लेकिन रेनफॉल है ही नहीं, बहुत कम है। और अगर मैं बात करूँ डेजर्ट की डेफिनेशन, डेजर्ट एक्चुअली हम बोलते हैं उस जगह को है जहाँ पे आपकी जो रेनफॉल होती है वो 25 सेंटीमीटर से कम होती है। रेनफॉल आपकी 25 सेंटीमीटर से, जिस जगह पे कम रेनफॉल होती है 25 सेंटीमीटर से, उसको हम बोलते हैं डेजर्ट। इसीलिए आपके जो डेजर्ट है वो दो टाइप में डिवाइड करे गए हैं, एक होता है हॉट डेजर्ट एंड एक होता है कोल्ड डेजर्ट, ठीक है। आपका ये इंडिया का थार डेजर्ट हो गया, एंड आपने ये सुना होगा सहारा डेजर्ट, अफ्रीका का जो लार्जेस्ट डेजर्ट है। ये सब क्या है आपके, ये सब आपके हॉट डेजर्ट है, ठीक है। कोल्ड डेजर्ट कौन से, आपके अंटार्कटिका कोल्ड डेजर्ट है, और गोबी डेजर्ट जो है वो कोल्ड डेजर्ट है, ठीक है। वो सब हम आगे बाद में देखेंगे। टेम्परेचर यहाँ डेजर्ट में कंडीशंस कैसी है, हाई टेम्परेचर है, लो रेनफॉल है। फ्लोरा कैसे होगा, कैक्टस वगैरह होंगे, यूफ्रोबियास होंगे, क्या कैसे कौन कौन होंगे, कैक्टस जो होते हैं इस यहाँ पे, कैक्टस का क्या होता है, कैक्टस में आपके वो होते हैं क्या बोलते हैं इसको, कांटे होते हैं। तो ये जो आपकी लीव्स होती है वो कांटों की फॉर्म ले लेती है, ठीक है। जिससे क्या होता है आपके जो वो वाटर का लॉस होता है वो काफ़ी कम होता है, इसलिए डेजर्ट में कैक्टस वगैरह मिलते हैं। एंड फोना, यहाँ पे एनिमल्स कैसे मिलते हैं आपको, रेप्टाइल्स होते हैं, स्मॉल मैमल्स होते हैं, क्योंकि धूप से बचना होता है तो वो कहीं ना कहीं पत्थरों के नीचे कहीं ना कहीं छुप जाते हैं, बड़े होंगे तो वो नहीं जिंदा रह पाएंगे। और यहाँ पे बर्ड्स होती है, ठीक है। हमने बात कर लिया अभी अपने बायोम्स के बारे में, बायोम्स को हमने कैसे कैसे डिवाइड किया है। बायोम्स की जब हम बात करते हैं तो हम सिर्फ टेरेस्ट्रियल पार्ट की बात करते हैं बायोम में, क्लियर है। बायोम में आपके 7 टाइप के आपने अभी बायोम देखे हैं। एक है टुंड्रा इकोसिस्टम, देखे टुंड्रा, टैगा, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं एक्वेटिक जोन को। एक्वेटिक जोन को हम बायोम में तो नहीं काउंट करते, लेकिन फिर भी हमने इनको डिवाइड किया 5 पार्ट्स में, ठीक है। हमने फिर भी इनको कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, जैसे कि फ्रेश वाटर इकोसिस्टम। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम आपका कहाँ होता है, आपके रिवर्स में होता है, पॉन्ड्स में होता है, पूल्स में होता है, लेक्स में होता है। यहाँ सब क्या होता है, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है, ये फ्रेश वाटर इकोसिस्टम होता है ये सब। लेकिन फ्रेश वाटर को भी हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, ठीक है। फ्रेश वाटर को भी हम 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक है लोटिक, एक होता है लैंटिक। लोटिक वो होता है जो कि मूविंग वाटर होता है, जैसे कि आपने रिवर्स देखी होगी, स्प्रिंग्स देखी होगी, स्ट्रीम्स देखी होगी। रिवर्स का क्या होता है, फ्लो होता है, वो आपके जैसे कि आप गंगा वगैरह देखते हो, वो हिमालय से निकलती है और वो सब जाके आपकी सी में मिल जाती है, मतलब वो फ्लो होती रहती है, ठीक है। तो जहाँ पे वाटर फ्लो होता रहता है तो उसको बोलते हैं लोटिक, क्लियर है। लोटिक में आपके कौन कौन से आ गए, आपके रिवर्स आ गई, आपके स्ट्रीम्स आ गई, स्प्रिंग्स आ गई, ये सब आपके आ गई लोटिक में। वहीं अगर जहाँ पे आपका स्टैग्नेंट वाटर है, इकट्ठा रहता है जहाँ पे वाटर, वो आता है आपका लैंटिक इकोसिस्टम में। लेकिन वहाँ वाटर फ्रेश वाटर ही है, ठीक है। तो वो ऐसे कौन से होते हैं, पूल्स हो गए आपके, पॉन्ड्स हो गए, स्वैम्स हो गए, लेक्स हो गए, ये सब आपके क्या हो गए, लोटिक इकोसिस्टम में आ गए, क्लियर है। एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमने सबसे पहले किस में डिवाइड किया, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। फ्रेश वाटर इकोसिस्टम को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, लोटिक एंड लैंटिक। लोटिक मतलब जो आपका मूविंग वाटर है, एंड लैंटिक जो आपका स्टैग्नेंट वाटर है। इसके बाद हमने जो डिवाइड किया वो मरीन इकोसिस्टम। मरीन इकोसिस्टम आपका जो जनरली कहाँ देखने, जहाँ सैलिनिटी आपकी जो है 35 ppt तक होती है, ठीक है।
जहाँ सैलिनिटी 35 पीपीटी तक होती है, पीपीटी इज पार्ट्स पर 1000। एंड यहाँ पे क्या होता है 90% जो आपका सोडियम क्लोराइड होता है वो आपका होता है मरीन इकोसिस्टम में। एंड इसके बाद हम देखते हैं एस्चुरीज। एस्चुरीज में क्या होता है, एस्चुरीज आपकी कहाँ फॉर्म होती है, सबसे पहले एस्चुरीज आपकी एक तो बेस में फॉर्म होती है, ठीक है। बेस वो एरिया होता है जो कि एक सर्कल टाइप का फॉर्म होता है, ठीक है। जैसे कि आप बे ऑफ बंगाल देखोगे, वो एक सर्कल टाइप, सेमी सर्कल टाइप जो एरिया फॉर्म होता है उसको हम बोलते हैं बे, ठीक है। बेस में एस्चुरी फॉर्म होती है। और कहाँ फॉर्म होती है, जैसे कि कोई रिवर आ रही है, ठीक है, रिवर अपना डेल्टा वगैरह और एस्चुरीज वगैरह भी फॉर्म करती है। वो आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ की कंडीशंस पे डिपेंड करता है कैसा है। तो वहाँ पे भी आपका, जहाँ पे आपके रिवर का माउथ होता है, जहाँ आपकी रिवर जो है वो सी से मिल रही होती है, वहाँ आपकी एस्चुरीज फॉर्म होती है। एंड टाइडल मार्शेस फ्रॉम द एस्चुरीज, ठीक है। In estuaries, fresh water and river meet ocean water and two are mixed by action of tides। क्या होता है, एस्चुरीज कैसे फॉर्म होती है, यहाँ से आपकी टाइड्स के थ्रू सी वाटर मिक्स होता है, किससे, फ्रेश वाटर से। फ्रेश वाटर तो यहाँ आ ही रहा है, लेकिन टाइड के थ्रू क्या है, सी वाटर भी अंदर जा रहा है, मिक्स होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ और एस्चुरीज फॉर्म करते हैं। और एस्चुरीज जो है वो हाई प्रोडक्टिव जोन होता है गाइस, एज़ कम्पेयर टू अगर हम बात करें सी और आपके रिवर के कंपेयर में, एस्चुरीज काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्टिव जोन होता है, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स क्या होता है, अंडर वाटर इकोसिस्टम होता है कोरल रीफ्स। रीफ्स फॉर्म होते हैं कोरल पॉलिप्स की वजह से, ठीक है। एंड ये कैल्शियम कार्बोनेट के होते हैं, काफ़ी रॉक की तरह होता है, ठीक है। एंड इसके बाद हम देखते हैं मैनग्रोव्स। मैनग्रोव्स आपको बताया भी अभी पहले कि मैनग्रोव्स कहाँ होते हैं, जहाँ पे आपका सी एंड आपका जो आपका एक्वेटिक एंड टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम जहाँ आपके मिल रहे होते हैं, वहाँ मैनग्रोव्स फॉर्म होते हैं। श्रब्स होती है, स्मॉल ट्रीज होते हैं। सुंदरी ट्री एक ट्री का नाम आप बोल सकते हो, वो मैनग्रोव्स होते हैं, ठीक है। एंड ये ब्रैकिश वाटर में होता है। ब्रैकिश वाटर मतलब वही होता है जब आपका मिक्स वाटर होता है, फ्रेश वाटर एंड आपका जो सी वाटर होता है वो मिक्स होकर ब्रैकिश वाटर फॉर्म करता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या क्या कवर कर लिया, अभी तक हमने इंडिविजुअल को कवर कर लिया, ठीक है। इंडिविजुअल हमने कवर कर लिया है, पॉपुलेशन कवर कर लिया, कम्युनिटी कवर कर लिया, इकोसिस्टम कवर हो गया और बायोम भी कवर हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं बायोस्फीयर पे, ठीक है, जो हमें आगे पढ़ना भी है। ये सिर्फ इंट्रोडक्शन है बायोस्फीयर। इंट्रोडक्शन पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले लेवल्स भी देखने पड़ेंगे कि बायोस्फीयर के अंदर क्या क्या आता है, इसलिए आज हम ये सब कर रहे हैं, ठीक है गाइस। अब हम आ गए अपने 6th लेवल पे जो है बायोस्फीयर। देखो बायोस्फीयर में आपकी कोई जो बायोस्फीयर वो जोन होता है जहाँ पे कि आपकी कोई भी लाइफ जो है वो फॉर्म हो सकती है, कोई भी लाइफ आपकी ज़िंदा रह सकती है, ठीक है। और वो कहाँ होता है, जहाँ आपके 3 जोन मिल रहे होते हैं। लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर मतलब कि लैंड या टेरेस्ट्रियल, ठीक है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर आप बोल सकते हैं एयर, या फिर एंड हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर मतलब वाटर, ठीक है। जहाँ ये सब मिल रहे होते हैं, जिस एरिया में ये तीनों चीज़ प्रेजेंट होती है, वहाँ फॉर्म होता है बायोस्फीयर। क्लियर है, इन डायग्राम्स में भी आप देख सकते हो, आपको बायोस्फीयर दिख जाएगा, ठीक है। बायोस्फीयर इज अ पार्ट ऑफ अर्थ वेयर लाइफ कैन एक्सपेक्ट, ठीक है। यहाँ ये कहाँ कहाँ होता है, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर का जो भी आपका जोन बनता है वो होता है आपका बायोस्फीयर। इट इज़ अ नैरो लेयर अराउंड द सरफेस ऑफ द अर्थ। हाँ देखो, जो आपका बायोस्फीयर होता है ये सिर्फ सरफेस ऑफ अर्थ पे ही होता है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि अर्थ के नीचे खोद के जो आपकी कोई आपको वो मिलेगी, स्पीसीज मिलेगी, नहीं ना। आपको आपको जो भी स्पीसीज मिलेगी, जो भी लिविंग बींग्स मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे, आपको अर्थ की सरफेस पे मिलेंगे या फिर थोड़ा सा अंदर मिल सकते हैं, बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यही बात करी गई है आगे भी। लाइफ इन द बायोस्फीयर इज अबंडेंट बिटवीन 200 मीटर बिलो द सरफेस ऑफ द ओशन एंड 600 मीटर
अबव सी लेवल, मतलब कि आपकी जो लाइफ, जो अबंडेंट लाइफ जो भी हम बोलते हैं वो कहाँ मिलती है आपकी। ये मान लो ये आपका सी है, तो सी के 200 मीटर अंदर तक, ठीक है, और सी लेवल से 600, सी लेवल से 6000 मीटर तक मिल सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं 6 किलोमीटर तक। वहीं अगर हम बात करें अपनी अर्थ की, तो अर्थ की अगर हम रेंज की बात करें, यहाँ मैक्सिमम मिलती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि इसके बाहर नहीं मिलती, इसके बाहर भी होती है। कहाँ तक होती है वो अभी मैं बताता हूँ, लेकिन मैक्सिमम जो हमारी जो लाइफ मिलती है वो इस एरिया में मिलती है। तो ये लगा लो अराउंड 6.2 किलोमीटर एरिया में, ठीक है, ज़मीन के या सी लेवल से 200 मीटर नीचे और सी लेवल से 6 किलोमीटर ऊपर, ठीक है। अब आपका जो अर्थ सरफेस है, अर्थ सरफेस पे आपके माउंट एवरेस्ट भी है। माउंट एवरेस्ट की हाइट क्या है, क्या है माउंट एवरेस्ट की हाइट बताओ। और फिर क्या है, यहाँ पे आपके प्लेन्स आ गए, फिर क्या हुआ आपके यहाँ आपके सी आ गया, ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, एंड देन फिर ये मारियाना ट्रेंच, ठीक है। ये आपका सी है। तो आपकी जो लाइफ मिलती है अर्थ पे कितनी, अगर मैं आपसे बात करूं कितने किलोमीटर में या कितने जोन में, कितने एक्सटेंट में आपके अर्थ पे लाइफ मिलती है, ये क्वेश्चन भी आ चुका है एक बार, ठीक है। ये क्या 8 किलोमीटर हम बोल सकते हैं। माउंट एवरेस्ट पे जो हाइट कितनी है, 8 किलोमीटर के आसपास, 8848 मीटर, ठीक है। वहीं अगर हम सी में बात करें तो सी का डीपेस्ट पॉइंट कौन सा है, अर्थ का हाईएस्ट पॉइंट है ये माउंट एवरेस्ट, और सी का डीपेस्ट पॉइंट कहाँ है पैसिफिक ओशन में, मारियाना ट्रेंच, 11 किलोमीटर, ठीक है। तो ये टोटल कितना हुआ, टोटल कितना हुआ 20 किलोमीटर के आसपास, ठीक है। तो ये जो 20 किलोमीटर के आसपास है, ये आपका एरिया है जो भी आपका, जहाँ पे आपकी लाइफ फॉर्म होती है अर्थ के ऊपर, ठीक है। ये 11.9 किलोमीटर के आसपास है, एंड ये 8.4, तो वो टोटल 20 किलोमीटर के आसपास ही आ जाता है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं। बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम नॉर्थ एंड साउथ पोल। साफ सीधी बात है, वहाँ पे बायोस्फीयर होगा ही नहीं, क्योंकि बहुत ही ठंडी जगह होती है, वहाँ पे सन रेज नहीं होती। एंड क्लाइमेट कैसा होता है वहाँ पे, आपका ड्राई क्लाइमेट होता है, बिल्कुल ड्राई एयर होती है। तो वहाँ पे आपकी कुछ भी क्लाइमेटिक कंडीशंस होती नहीं है, वहाँ पे वाटर नहीं होता। वाटर किस फॉर्म में होता है आपका, वाटर आपका प्रिसिपिटेशन स्नो की फॉर्म में होता है, ठीक है। एटमॉस्फेयर भी आपके जो टेम्परेचर वगैरह होता है काफ़ी ज़्यादा ठंडा होता है। और लैंड तो वहाँ होती ही नहीं है, लैंड की जगह क्या होता है वहाँ स्नो ही स्नो होती है। तो जब ये दोनों चीज़ ही नहीं है तो वहाँ क्या होगा, वहाँ आपका बायोस्फीयर में, मतलब वहाँ बायोस्फीयर होगा नहीं, होगा ना, ठीक है। बायोस्फीयर इज एब्सेंट एट एक्सट्रीम ऑफ नॉर्थ एंड साउथ पोल। वहाँ सिर्फ थोड़ी बहुत फंगी और बैक्टीरियाज वगैरह प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि, और यही आपको माउंट एवरेस्ट पे भी देखने को मिल सकते हैं थोड़े बैक्टीरिया, लेकिन वो भी मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होती, ठीक है। वो भी डोरमेंट स्टेट में होती है, मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होती, एंड हैंस रिप्रेजेंट ओनली डोरमेंट लाइफ होती है वहाँ पे, ठीक है। एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द बायोस्फीयर, ठीक है। जैसे कि अभी आपको बताया कि जो आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, मैक्सिमम आपका ट्रॉपिकल जोन में है, फिर जैसे आप टेम्परेट जोन में आते हैं तो कम हो जाता है, फिर उसके आगे फ्रीज जोन में बहुत कम हो जाता है, बहुत काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है फ्रीज जोन में, ठीक है। तो ये क्या है, आपके जो अर्थ है वहाँ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है पॉपुलेशन, लिविंग ऑर्गेनिज्म का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। टेम्परेट में ज़्यादा, ट्रॉपिकल में ज़्यादा है, टेम्परेट में कम है, फिर फ्रीज में काफ़ी कम है, ठीक है। सारी जगह अलग अलग है। और अगर हम ट्रॉपिकल की भी बात करें तो ट्रॉपिकल में भी अलग अलग जगह अलग अलग है, जैसे कि डेजर्ट में अलग है, एंड रेन फॉरेस्ट में फिर काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। ओनली अ फ्यू ऑर्गेनिजम्स लिव इन पोलर रीजन में बहुत कम ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वाइल द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हैव एक्सीडिंगली रिच डाइवर्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है।
क्लियर है गाइज आज का लेक्चर? आज हमने क्या क्या देखा, एक बार स्टार्टिंग से देख लेते हैं। आज हमने क्या क्या पढ़ा है। आज हमने सबसे पहले इकोलॉजी की डेफिनेशन देखी। हमने देखा ये टर्म किसने दिया, ये अर्नस्ट हैक्ले ने ये टर्म दिया 1869 में। और फिर फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी की हम बात करते हैं, रामदेव मिश्रा। फिर हमने डेफिनेशन देखी इकोलॉजी। इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? इकोलॉजी की डेफिनेशन है साइंटिफिक स्टडी ऑफ रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर एंड विद देयर एनवायरनमेंट। इसके बाद हमने एनवायरनमेंट देखा। एनवायरनमेंट क्या होता है? एनवायरनमेंट के अंदर कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट। और एनवायरनमेंट आपका स्टैटिक नहीं होता, डायनामिक इन नेचर होता है। एंड जो फिर इसके बाद हमने 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखे। 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इकोलॉजी के 6 लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सा है? इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर। ठीक है, ये 6 लेवल हमने देखे। इंडिविजुअल में क्या है? एक सिंगल स्पीसीज होती है, एक सिंगल इंडिविजुअल होता है, एक सिंगल स्पीसीज का एक सिंगल इंडिविजुअल होता है। इंडिविजुअल के अंदर पॉपुलेशन में क्या होता है? एक ही स्पीसीज होती है, उसकी काफ़ी सारी पॉपुलेशन होती है, उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन। ठीक है, इसके बाद हमने देखा पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट क्या होती है। इसके बाद हम आए कम्युनिटी पे। कम्युनिटी में क्या होता है? आपके काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं। क्लियर है? काफ़ी सारे ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, कम्युनिटी फॉर्म हो जाती है और ये रिजिड नहीं होती। टाइप्स ऑफ कम्युनिटी, मेजर कम्युनिटी एंड माइनर कम्युनिटी। मेजर कम्युनिटी का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो क्या है? ये इंडिपेंडेंट है और ये सिर्फ डिपेंड किस पे है? और सन की जो एनर्जी है सिर्फ उसी पे डिपेंड करता है। वहीं अगर हम बात करते हैं माइनर कम्युनिटी की, तो माइनर कम्युनिटी में क्या होता है? माइनर कम्युनिटी डिपेंडेंट होती है अपनी नेबरिंग कम्युनिटी से। और ये क्या है? नेबरिंग कंट्री से, नेबरिंग जो आपकी कम्युनिटी होती है उस पर डिपेंड करती है। ठीक है, इसके आगे हम देखते हैं इकोसिस्टम। अब हम आ गए फोर्थ अपने लेवल पे, इकोसिस्टम पे। इकोसिस्टम की डेफिनेशन देखिए, ये एक फुली स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है एक बायोस्फीयर का। बायोस्फीयर कौन सा है? आपका 6th लेवल है। एक बायोस्फीयर का एक छोटा सा पार्ट होता है जो कि फुली फंक्शनल होता है। वहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पूरे अच्छे से वो रह रहे होते हैं। ठीक है, एंड इसके अंदर आपके क्या आता है? प्लांट, ट्री, एनिमल, ये सब आपका इसके अंदर आ जाता है। और आपका इकोसिस्टम एक छोटा सा एक ट्री जितना भी हो सकता है और एक पूरा एक फॉरेस्ट जितना भी हो सकता है। क्लियर है? और फिर कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम या कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट की हमने बात करी, जिसमें हमारा एबायोटिक एंड बायोटिक कंपोनेंट आए। एबायोटिक जैसे कि आपका एनर्जी, टेम्परेचर, रेनफॉल, ये सब आपके एबायोटिक कंपोनेंट में आए। इसके बाद हमने क्या देखा? इसके बाद हमने बायोटिक कंपोनेंट देखे। बायोटिक कंपोनेंट्स में भी हमारे पास यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, प्राइमरी प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर्स। ठीक है, प्रोड्यूसर्स वो होते हैं जो अपने, प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, जो अपना खुद का खाना बनाते हैं, जैसे कि प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स वगैरह हो गए। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया और एल्गी वगैरह भी होते हैं। ये सब क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, खुद का खाना बनाते हैं। खुद का खाना कैसे बनाते हैं? सनलाइट की वजह से। सनलाइट की वजह से कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू ये अपना खाना बनाते हैं। फिर कंज्यूमर्स में हम आए। कंज्यूमर्स को भी हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, मैक्रो कंज्यूमर एंड माइक्रो कंज्यूमर। मैक्रो कंज्यूमर में हमने क्या देखा? मैक्रो कंज्यूमर में हमारे प्राइमरी कंज्यूमर्स आए, मतलब कि वो स्पीसीज़ जो कि आपकी ग्रीन प्लांट्स पे डिपेंड करती है, जो आपके प्रोड्यूसर्स पे डिपेंड करती है। ठीक है, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर जो प्राइमरी कंज्यूमर पर डिपेंड है, टर्शरी कंज्यूमर जो आपके सेकेंडरी कंज्यूमर पर डिपेंड है, एंड ओमनीवोरस आपको पता ही क्या होता है। फिर हमने देखा माइक्रो कंज्यूमर्स क्या होते हैं। माइक्रो कंज्यूमर सैप्रोफाइट्स होते हैं, सैप्रोफाइट्स बोलते हैं माइक्रो कंज्यूमर्स को। ये बेसिकली डीकम्पोजर्स होते हैं, जो भी आपका वेस्ट होता है उसको डीकम्पोज करना है दोबारा जो साइकिल है आपकी, जो लाइफ साइकिल है अर्थ की, जो साइकिल है उसमें मिनरल्स को दोबारा लेके आना है, जो लॉस हुए हैं अर्थ से, उसको दोबारा कौन लेके आता है? माइक्रो कंज्यूमर्स लेके आते हैं। ठीक है, फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ इकोसिस्टम देखा, टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक। टेरेस्ट्रियल में ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, एक्वेटिक में फ्रेश वाटर, सलाइन एंड मरीन वाटर इको। और इसके बाद हमने देखा डिफरेंस देखा इकोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोसिस्टम में। इसके बाद हमने इकोटोन देखा। इकोटोन काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, ये काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखना है। इकोटोन क्या होता है? जहाँ 2 इकोसिस्टम मिल रहे होते हैं वहाँ जो ट्रांजिशनल
इकोसिस्टम फॉर्म होता है उसको हम इकोटोन बोलते हैं। जैसे कि अगर हम लैंड और एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पे मार्शी लैंड फॉर्म होता है, जिसको हम एस्चुरी वगैरह भी बोल सकते हैं। एस्चुरी में मैंने आपको आगे बताया भी है अभी, ठीक है। वहाँ पॉपुलेशन कैसी होती है, काफ़ी अच्छी होती है, काफ़ी ज़्यादा डेंसिटी होती है, ठीक है। और इकोटोन की अभी हम बात कर रहे हैं तो इसमें हमने दो देखे, एज इफ़ेक्ट और एज स्पीसीज़ हमने देखी। फिर हमने नीच की बात करी, एक स्पीसीज़ की कुछ नीच होती है कि उसके रहने के लिए क्या चाहिए, उसको ज़िंदा रहने के लिए क्या क्या उसका लाइफ स्टाइल है। बेसिकली नीच इज़ द लाइफ स्टाइल ऑफ अ स्पीसीज़, ठीक है। क्या क्या उसका लाइफ स्टाइल है, क्या उसको खाने के लिए चाहिए, कैसे उसको रहना है, कैसे उसको रिप्रोड्यूस करना है, कहाँ करना है, कैसे उसको रिलेशनशिप वगैरह दूसरी स्पीसीज से रखना है, वो सब उसका नीचे होता है। इसके बाद हमने बायोम्स देखा। बायोम्स में हमने इसको मेजरली हमने इसको डिवाइड किया है आपका टेम्परेचर एंड रेनफॉल के ऊपर हमने बायोम्स को डिवाइड किया। एंड जो क्लाइमेटिक कंडीशंस होती है वो आपको वो आपके जो बायोम्स को डिवाइड करती है। बाउंड्री लाइन कौन क्रिएट करता है, आपका क्लाइमेटिक कंडीशंस क्रिएट करते हैं। इसमें हमने 7 तरह के इकोसिस्टम अभी देखे हमने बायोम्स के अंदर। टुंड्रा सबसे ऊपर वाले जहाँ सबसे ठंडी जगह होती है। फिर उसके बाद टैगा, टेम्परेट डेसिडियस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सवाना, ग्रासलैंड एंड डेजर्ट, ठीक है। इसके बाद हमने एक्वेटिक जोन की बात करी। बायोम्स की जब हम बात कर रहे थे तो वो सिर्फ टेरेस्ट्रियल के लिए था, लेकिन हमने जो हमारा एक्वेटिक जोन है वो हमारा बायोम के अंदर नहीं आता, ठीक है। बायोम के अंदर नहीं आता हमारा एक्वेटिक सिस्टम, लेकिन तब भी हमने उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया। जैसे कि हमने फ्रेश वाटर इकोसिस्टम, फ्रेश वाटर में लोटिक एंड लैंटिक आ जाएगा। लोटिक क्या है, जहाँ पानी मूव करता रहेगा, एंड लैंटिक में स्टैगनेंट रहेगा। लोटिक मतलब लोटपोट होके आपका पानी जो है मूव कर रहा है, लोटपोट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद मरीन इकोसिस्टम, एस्चरीज, कोरल रीफ, मैनग्रोव्स, ये सब हमने देखे। उसके बाद हम आ गए अपने 6th लेवल पे जो है बायोस्फीयर, ठीक है गाइज। 6th लेवल है आपका बायोस्फीयर। इसमें हमने बायोस्फीयर की बात करी। बायोस्फीयर कहाँ फॉर्म होता है, जहाँ आपके 3 कंपोनेंट्स आके मिलते हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज में हम बात करें तो हम लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर एंड हाइड्रोस्फीयर बोल सकते हैं। अगर हम नॉर्मल बात कर रहे हैं तो हम लैंड, वाटर एंड एयर बोल सकते हैं, ठीक है। जहाँ ये तीनों प्रेजेंट होते हैं वहाँ बायोस्फीयर फॉर्म होता है। तो गाइज आज का ये लेक्चर यहीं तक था। आज आपने इंट्रोडक्शन ऑफ बायोस्फीयर देखा। अगले लेक्चर में हम कवर करेंगे बाकी फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम, जैसे कि आपके फूड चेन, फूड वेब एंड आपके जो भी साइकिल्स है, नाइट्रोजन साइकिल, गैसियस साइकिल्स वगैरह जो भी है, वो सब नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे। तो आपको कैसा लगा ये लेक्चर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपको जो भी क्वेरीज़ वगैरह हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। और गाइज़ आप लोग हमें इन सभी प्लेटफॉर्म पे फॉलो कर लीजिए, और टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप में आपको फ्री पीडीएफ्स मिलेगी और काफ़ी सारा मटेरियल आपको वहाँ पे प्रोवाइड होता रहेगा टाइम टू टाइम। तो गाइज़ अपनी तैयारी अच्छे से रखिए, पढ़ते रहिए और कोरोना से बच के रहिए, और अपनी तैयारी में काफ़ी अच्छे से करते रहिए। तो चलिए गाइज़ आज का लेक्चर यहीं तक है।